सो ये आपका चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें देखेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव आज का क्या रहेगा वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो इसमें हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे दैट इज गोइंग टू बी और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर कॉमन डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर एंड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। आज के दिन आज का हमारा फोकस रहेगा कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस के अंदर फोकस करना। सो ये टॉपिक को हम आज देखेंगे एंड रफली ये टॉपिक आपका 2 लेक्चर ले लेता है, या आई वुड से 1.5 लेक्चर आपका ये वाला टॉपिक आपका यहाँ पे ले लेगा। सो दैट इज समथिंग वी विल बी फोकसिंग ऑन और इसको हम यहाँ पे देखेंगे और इसको आज हम यहाँ पे सीखेंगे। इस चैप्टर में से आपके अगेन एक अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आ जाता है। द टॉपिक्स आर आल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो यहाँ से क्वेश्चन भी अच्छे बन के आते हैं। सो लगभग आपके 2 क्वेश्चन तो आप गिन लो, बट 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से आपके हर एग्जाम के अंदर आपके आ जाएंगे। सो 2 to 3 क्वेश्चन यू कैन फाइंड कमिंग फ्रॉम दिस एग्जाम, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या देखना है हमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में। सो लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ राइट नाउ। सो हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो दैट देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग और आसपास सारे पैथोजेंस हैं और आप उनसे लड़ पा रहे हो। आप उनसे क्यों लड़ पा रहे हो अपने पैथोजेन से? बिकॉज यू हैव सम इम्यूनिटी, यू हैव सम सिस्टम इनसाइड योर बॉडी जो आपको पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी आपके टाइप का पैथोजन अगर आपका होगा तो उससे वो आपको बचाता है। ठीक है, तो आप डिजीज फ्री क्यों हो? बिकॉज यू आर डूइंग सर्टन एक्टिविटीज जिसकी वजह से आप डिजीज फ्री आप रहते हो, या अगर आपको डिजीज फ्री रहना होता है देन यू हैव टू फॉलो सर्टन थिंग्स जिससे आप हमेशा अपने आप को लाइक सेफ रख सकते हो। याद रखना आपकी बॉडी के अंदर यू हैव अ इम्यून सिस्टम, इन योर बॉडी यू विल हैव इम्यून सिस्टम, और ये जो इम्यून सिस्टम आपके बॉडी के अंदर होता है ये आपको बचाता है आपके पैथोजन से। कोई भी अगर बैक्टीरिया, वायरस, कोई प्रोटोजोन अगर आपकी बॉडी में आ रहा है तो आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम करेगा, राइट? सो लेट्स सी हम अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, हाउ वी कैन कीप आवरसेल्फ हेल्दी। नाउ टू मेंटेन हेल्थ यू नीड टू हैव अ न्यूट्रिटिव डाइट। आपका डाइट एक अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन रिच डाइट आपका होना चाहिए, यू हैव टू मेंटेन दैट, दैट्स फर्स्ट थिंग। देन हाइजीन, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो अगेन पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना इज आल्सो वन ऑफ द थिंग व्हिच शुड बी डन टू मेंटेन योर गुड हेल्थ डाइट के साथ साथ। एक्सरसाइज, योगा, ये बात भी आप जानते हो, योगा एंड एक्सरसाइज आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपकी हेल्थ का। ये बात आपको शायद मालूम ना हो, या ये बात को याद रखना हमेशा कि आपका जो ब्रेन होता है ना, आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उसकी एक एज के बाद उनकी डेथ होना चालू होती है। सो आफ्टर सर्टेन एज व्हाट विल हैपन, आपके न्यूरॉन्स का नंबर ऐड नहीं होता, दे विल जस्ट कीप ऑन डाइंग एंड दैट इज समथिंग व्हिच विल हैपन टू ऑल ऑफ अस। सबके साथ होता है कि आपके न्यूरॉन्स की जो होती है वो डेथ आपकी होने लगती है एक सर्टेन एज के बाद। नाउ द थिंग इज वो तो हर किसी के अंदर होना है, बस आप एक चीज कर सकते हो, यू कैन स्लो डाउन द प्रोसेस। और देखा गया है, इट्स वेल डिफाइंड, इट्स बीन काफी रिसर्च पेपर पब्लिश हुई गया है कि अगर आप age so roughly you will find in the mid 20s, after mid 20s you will find this will start happening, you will start declining, your neurons and their number will start declining at a certain rate which will start happening. Now once it starts happening, वो तो सबके अंदर होगा, उसको आप प्रोसेस को आप स्लो कर सकते हो। कैसे स्लो कर सकते हो? बाय डूइंग एक्सरसाइज, बाय डूइंग एरोबिक एनारोबिक एक्सरसाइज करके आप उस प्रोसेस को आप स्लो कर सकते हो। सो व्हाट हैज बीन सीन कि अगर आप एक फिजिकल एक्टिविटी अगर आप मेंटेन करते हो तो आपको जो न्यूरॉन का डीजेनरेशन जो आपका हो रहा होता है वो आपका स्लो हो जाएगा, होगा तो सही बट इट विल बिकम स्लाइटली स्लोअर। सो दैट इज समथिंग, इट्स अ न्यू फाइंडिंग, न्यू मतलब काफी पुरानी फाइंडिंग है बट स्टिल पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी हेल्पफुल बाय एवरी मींस। एंड समझो ये आपके न्यूरॉन्स के डेथ के प्रोसेस को लाइक रेट को ये कम कर रहा है, राइट? दैट इज समथिंग वन शुड डू ऑल द टाइम। Similarly, you will find कि वैक्सीनेशन लेना is also very important. वैक्सीनेशन अगर बचपन में आपको शॉट्स मिले होते हैं then you keep yourself away from diseases. So that's also very important aspect of your health. And then proper hygiene of the environment. Excuse me, dispose करना, आपके गार्बेज को सही डिस्पोज करना rather than like throwing them open में, सही से डिस्पोज करना is also important because अगर आपका environment अगर आपका हाइजीनिक नहीं है, क्लीन नहीं है, then आप कभी भी विक्टिम बन सकते हो कोई ना कोई बीमारी का। So this is also one thing you have to understand. तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा, अगर मैं यहाँ पे खाने की बात कर रहा हूँ, so sugar also have a bad impact on the brain. ये बात आपने शायद सुनी ना हो, अगेन दिस माइट नॉट, इट्स नॉट वेरी नॉर्मली कहा यह जाता है कि ऑयली चीज नहीं खानी चाहिए, उससे फैट बनता है, कोलेस्ट्रॉल आता है, ये सब आपने सुना होगा, बट देयर इज वन मोर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट शुगर हैज आल्सो हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ब्रेन।
शुगर का ब्रेन के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट होता है। अभी तक हम शुगर की बात इसलिए करते हैं बिकॉज शुगर से वेट गेन होता है, दैट इज समथिंग वी टॉक अबाउट, राइट। बट शुगर एंड ब्रेन का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, या वुड से शुगर एंड न्यूरॉन्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू विल अंडरस्टैंड। सर मैं भी जस्ट स्वीट खा के आया हूँ, राइट। ठीक है, सब लोग खाते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। इट्स ईटिंग स्वीट इज नॉट गोइंग टू डू यू लाइक इट्स ओके। खाना गलत बात नहीं, बट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन। कभी तो अगर पढ़ोगे ना तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द शुगर एंड द ब्रेन। या कभी नोटिस करना, जितने भी एथलीट्स होते हैं वो तो कभी शुगर टच ही नहीं करते। इवन पीपल अवेयर अबाउट दैट, इवन पीपल हु आर लाइक वेरी हेल्थ कॉन्शियस, वो लोग शुगर उनके डाइट में होता ही नहीं है। उनके डाइट में मेनली आपको होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट विद अ डिफरेंट सोर्स, नॉट डायरेक्ट शुगर। वो कंज्यूम नहीं करते हैं, सो इट हैज इम्पैक्ट ऑन द ब्रेन। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी कंट्रोलिंग वेक्टर्स। आपको अपने हेल्थ के अगर सही रखनी है देन यू हैव टू कंट्रोल वेक्टर एज वेल। मतलब आपके मॉस्किटोज, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, इनको भी आपको लाइक कम रखना है या उन्हें खत्म कर देना है, बिकॉज दे कैन ब्रिंग नंबर ऑफ पैथोजेंस इनसाइड योर बॉडी। तो ये कुछ चीजों का आप ध्यान रखते हो टू मेंटेन द प्रॉपर हेल्थ, राइट। सो हेल्थ का मतलब ये नहीं होता एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं होता और फिजिकल फिटनेस, इट सिंपली मीन्स अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज हेल्थ। द हेल्थ की डेफिनेशन याद रखना, इट्स अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज आर इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ योगा कैन बी प्रैक्टिस टू मेंटेन योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो ये सब जो हमने वहां पे देखा था वही चीज आपके यहाँ पे मेंशन करी हुई है, राइट। अब जब हम यहाँ पे डिजीज की बात करते हो, डिजीज को आप यहाँ पे दो कैटेगरी में आप डिवाइड करते हो। एक है आपका इन्फेक्शियस, एक है आपके यहाँ पे नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस वो होती है जो एक पर्सन टू पर्सन आपके यहाँ पे ट्रांसमिट करी जा सकती है। सो यू विल हैव कंडीशंस व्हिच आर बीइंग ट्रांसमिटेड टू, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर कोई डिजीज ट्रांसमिट हो रही है, दैट इज माई इन्फेक्शियस कंडीशन। जैसे आपका कॉमन कोल्ड हो गया, निमोनिया हो गया, सो दिस कैन मूव फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोविड हो गया, सो दिस आर माई इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस में आपका आ सकता है लाइक कैंसर, या अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो तो ये नॉन इन्फेक्शियस है। दैट मीन्स अगर किसी को हुआ है तो वो दूसरे पर्सन में आपका ट्रांसमिट नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हो कैंसर अगर किसी को हुआ है, देन आई कैन स्पेंड अ डे विद दैट पर्सन, बट वो मुझे ट्रांसमिट नहीं होगा। बट मैं सेम चीज किसी को निमोनिया है तो नहीं बोल सकता, किसी को कॉमन कोल्ड है तो नहीं बोल सकता, किसी को अगर कोविड है तो नहीं बोल सकता, राइट। दीज आर द कंडीशंस व्हिच विल मूव फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू बी कीपिंग आवरसेल्फ अवे फ्रॉम देम, right? Spread from infected to healthy person and non-infectious do not spread from infected to healthy person. देख पा रहे हो आप यहाँ पे कुछ लोग ज्यादा यहाँ पे छींक रहे हैं, so you can see over here, right? Lung cancer is example of a non-infectious disease. ठीक है, तो infectious, non-infectious याद रखना, they have been grouped into two categories. So you can always remember, you can have an example in this, something like your COVID becomes a very cool, simple example, all of you are familiar with. Even you can have a common cold यहाँ पे, common cold. Even you can have something like your HIV, ये भी आपका infectious ही है, one person to other person आपके यहाँ पे जा सकता है। So you have number of example like this, right? Non infectious में आप यहाँ पे याद रख सकते हो, you can have something like your cancer. Cancer कभी भी infectious नहीं होता। And second thing is genetic disorder. आप यहाँ पे याद रखो, कोई भी अगर genetic disorder हुआ, अगर मुझे हीमोफीलिया है तो that doesn't mean कि मेरे आसपास के लोगों को भी होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, right? Now, so there is something we have seen, disease which are easily transmitted from one person to another are called as my infectious disease. Okay. चलिए देखते हैं कौन से हमारे यहाँ पे कॉमन डिजीज और कौन उन्हें वहां पे कॉज करता है। तो पैथोजेंस आपको जो मिलते हैं हमारे आसपास वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोअन, निमेटोडा, दे आर ऑल गोइंग टू कॉज योर डिजीज। इनके सब पोटेंशियल डिजीज कॉज कर सकते हैं। एक और चीज की आप यहाँ पे ध्यान देना, जस्ट ट्राई टू पे अटेंशन टू वन मोर थिंग, कि आप सब लोग रहते हो ट्रॉपिकल बेल्ट में। आई होप यू नो कि इंडिया ट्रॉपिकल बेल्ट में आता है। इक्वेटर हमारे से पास ही गुजरता है। सो सेंट्रल जो इक्वेटर की जो लाइन होती है, राइट, उस वाले एरिया को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल बेल्ट, और हम लोग ट्रॉपिकल बेल्ट के लोग हैं, राइट। सो ट्रॉपिकल बेल्ट में अगर आप नोटिस करोगे ना, यहाँ पे आपका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है, और जहां पे आपका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहेगा वहां पे आपको डायवर्सिटी ज्यादा मिलेगी पैथोजेंस की। तो जितने टाइप के बैक्टीरिया हमारे बेल्ट में मिलते हैं ट्रॉपिकल, वो और कहीं नहीं मिलेंगे आपको, या जितने टाइप के वायरस आपको ट्रॉपिकल बेल्ट में आपको मिलते हैं और कहीं आपको नहीं मिलेंगे देखने के लिए।
आप कभी नोटिस करना, आप ये बात कभी नोटिस करना, अगर आप न्यूज पढ़ते हो ना, अगर आप कभी न्यूज पे जाके पढ़ते हो तो अगर आप नोटिस करना कि कई सारी कंडीशंस आपको मिलती है। जैसे एक होता है आपका ईबोला वायरस, ये आपने शायद सुना होगा या पढ़ा होगा, दिस समथिंग कॉल्ड एज माय ईबोला वायरस। या एक आपने कंडीशन पढ़ी होगी या सुनी होगी, दिस समथिंग लाइक स्वाइन फ्लू। ये कई सारी नई कंडीशंस जो आपको यहाँ पे मिलती है। इवन यू हैव सीन टॉक अबाउट कोविड की अगर हम बात करें तो ये सारे जो पैथोजेंस थे ये आपको कहाँ से मिले? These all pathogens come from the tropical belt। ये सारे के सारे पैथोजेंस जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करें, दे विल कम फ्रॉम ट्रॉपिकल बेल्ट। ईबोला आपका ओरिजिनेट हुआ था अफ्रीका के अंदर। स्वाइन फ्लू भी आपका आया था साउथ ईस्ट एशिया में से। कोविड भी आपका आया था एशिया में से। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि ट्रॉपिकल बेल्ट में आपको डाइवर्सिटी पैथोजेंस की ज्यादा मिलती है। अगर आपसे पूछे कि ऐसा क्यों होता है, you should know that because we have a slightly warmer temperature, or warmer temperature is the best place for pathogens to increase their number and to have a diversity। तो ये बात you should know, you should be able to understand this thing also। ठीक है? So you have bacteria which can cause you disease, you have viruses, protozoans, fungi and your helminthes। helminthes मतलब आपके निमेटोडा। तो ये सारे आपके यहाँ पे पैथोजेंस है जो आपको डिजीज कॉज कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारी कहानी फ्रॉम द बैक्टीरिया। लेट्स ट्राई टू सी व्हाट अ बैक्टीरिया डज, या उसके साथ आपकी कौन सी बीमारी आती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ माय टाइफॉइड। टाइफॉइड से हमारी यहाँ पे कहानी स्टार्ट करते हैं। अब टाइफॉइड आपको कॉज करेगा आपका बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी ये आपका कॉज करता है आपको टाइफॉइड। अब बात ये कि यार ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में आएगा कैसे? सो इट विल हैव द ओरल रूट। आपकी बॉडी में आएगा वाया ओरल रूट। अब मैं जब यहाँ पे कह रहा हूँ ओरल रूट, तो आप समझ जाओ कि आपके खाने के साथ आ रहा है। सो बेसिकली होता क्या है कि जब आप जाके खाते हो कुछ कंटेमिनेटेड वाटर या पानी अगर आप पीते हो, राइट, सो इफ यू ईट समथिंग विल बी कंटेमिनेटेड, you have a contaminated water और फूड, वहां से ये आपका हो सकता है, वहां से आपकी बॉडी के अंदर ही आ सकता है। पता है ना आप लोगों को, बेसिकली आपको कहा जाता होगा कि मानसून के सीजन में पानी पूरी जाके नहीं खानी चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए, यू शुडंट गो आउट एंड ईट ऑन स्ट्रीट्स, स्पेशली मानसून के अंदर कहा जाता होगा आपको भी। बट हम लोग तो खाते हैं, हम लोग तो भी खाते हैं। So that is something why, because this are the times when you can find your water is already contaminated and यहाँ पे आपके ज्यादा चांसेस आपके होते हैं कि आपके पास कोई बैक्टीरिया या कोई दूसरा पैथोजन आपके पानी के अंदर हो। सो बेसिकली होता यही है कि अगर आप कुछ बाहर का खा रहे हो या कुछ कंटेमिनेटेड पानी पी रहे हो तो उसके साथ सैल्मोनेला आपकी बॉडी के अंदर आ सकता है। एक बार ये आपकी बॉडी के अंदर आ गया, ये जाके रहेगा आपके इंटेस्टाइन, इट विल गो एंड सिट इनसाइड योर इंटेस्टाइन। तो ये जो आपके इंटेस्टाइन में आके बैठेगा एंड देन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इट्स नंबर, ये अपना वहां पे नंबर बढ़ाना वहां पे चालू करेगा। अब किसी को अगर टाइफाइड होता है, अगर किसी को वहां पे टाइफाइड होगा तो आपको याद रखना है कि टाइफाइड होने के बाद, या आशवानी कोई बात बेटा अगली बार से ध्यान रखना। सो अगर किसी को टाइफाइड होता है तो आपको याद रखना है दैट इसके सिम्टम्स आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे। सिम्टम्स कैन बी एज सिंपल एज हैविंग अ फीवर, हेडेक, एक आपका यहाँ पे सिम्टम आ सकता है। यू कैन हैव अ सिम्टम ऑफ वॉमिटिंग, you can have symptom of your constipation। constipation आपका यहाँ पे एक symptom यहाँ पे आ सकता है। then you can find loss of appetite, खाना खाने का दिल ना करना, loss of appetite is also one of the symptom। तो ये आपके काफी कॉमन सिम्टम्स आपको मिलते हैं जनरली अगर किसी को टाइफाइड होता है तो। याद रखना टाइफाइड इज कॉज बाय बैक्टीरिया, ये चीज भूलना मत, टाइफाइड इज कॉज बाय द बैक्टीरिया। और अगर वो बैक्टीरिया से कॉज कर रहा है तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं यूजिंग एंटीबायोटिक्स। सिंपल सी बात है, इसको डील करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारे यहाँ पे एंटीबायोटिक्स। सो आई कैन यूज एंटीबायोटिक्स। बेसिकली मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, दे विल गिव मी सम एंटीबायोटिक्स और उसको यूज करके आई कैन गेट रिड ऑफ दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया। सो उसको यूज करके मैंने बैक्टीरिया को खत्म कर सकता हूँ मैं। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सेकेंड चीज याद रखना कि अगर किसी को टाइफाइड होता है तो उसको जानने के लिए कि टाइफाइड हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए हम एक टेस्ट रन करते हैं एंड दैट टेस्ट इज कॉल्ड विडाल टेस्ट। उस टेस्ट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ विडाल टेस्ट। तो जब डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलेगा तो ब्लड टेस्ट कराने के बाद आप जो टेस्ट वहां पे कराओगे ब्लड सैंपल के साथ, उसे बोले हम विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट से आपको कंफर्मेशन मिलता है कि पर्सन को टाइफाइड हुआ है। ठीक है, याद रखना। सो विडाल टेस्ट इज समथिंग व्हिच इज बीन यूज्ड टू गेट द कंफर्मेशन कि हाँ भाई आपको जो इंडिविजुअल उसे वहां पे टाइफाइड हुआ है।
अब टाइफॉइड इज ट्रीटेबल, इट इज नॉट अ फेटल कंडीशन। अगर इसको ट्रीट नहीं करते तो ये फेटल हो सकता है, बट जनरली ये फेटल नहीं होता। और आपका ये जो बैक्टीरिया रहेगा वो पहले तो आपके इंटेस्टाइन में ग्रो करेगा एंड इट कैन आल्सो गो टू अदर ऑर्गन एज वेल, वहां से वो दूसरे ऑर्गन में भी जा सकता है। बट अगेन, जैसे आप अपना मेडिकेशन लेना चालू करते हो, यू विल फाइंड कि इसका बैक्टीरिया का जो लोड होगा या बैक्टीरिया का जो अमाउंट होगा वो आपका कम होना लगेगा आपके बॉडी के अंदर। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, और याद रखना इट इज कमिंग फ्रॉम अ कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। ऐसा भी हो सकता है कि आपका हाइजीन खराब है, कॉकरोच आपके घूम रहे हैं आसपास खाने के साथ साथ, उनके थ्रू भी आपके बैक्टीरिया आ सकता है। दे कैन समटाइम आल्सो बिकम एज अ वेक्टर, कॉकरोच भी कई बार इसके अंदर एज अ वेक्टर आपका काम करता है, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ टाइफॉइड, इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो लेट्स हैव अ लुक यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया हुआ है। सो सैल्मोनेला टाइफी कॉज कर रहा है थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, ये होगा। और कंफर्म आप इसे करते हो विडाल टेस्ट के साथ, इसको आप कंफर्म करते हो। सो सिम्टम्स आपके क्या है यहाँ पे, हाई फीवर, हेडेक, वीकनेस एंड स्टमक पेन इज अ वेरी कॉमन थिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल्सो यू हैव योर लॉस ऑफ एपेटाइट, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। वॉमिटिंग भी आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल सकता है। ओके, सो दीज आर द सिम्टम्स यू विल गेट टू सी इन द पर्सन सफरिंग विद टाइफॉइड एंड इट इज वेरी मच ट्रीटेबल। इससे ये बहुत ज्यादा रिस्की नहीं, इट इज नॉट अ फेटल कंडीशन। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। मेरी मेलन की हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारी वो इंडिविजुअल थी जिनको टाइफाइड हुआ था। तो ये काफी पुराने एक पर्सन है एंड शी वाज सफरिंग विद टाइफाइड, शी वाज अ कैरियर फॉर टाइफाइड, और ये कुक थी। सो मेरी मेलन वाज अ कुक, और जब भी ये खाना बनाती थी तो खाने के साथ साथ वो टाइफाइड वाले बैक्टीरिया भी खाने में डाल रही थी, मतलब अनइंटेंशनली उनके जा रहे थे। एंड बिकॉज ऑफ हर बहुत सारे लोग टाइफाइड से बीमार हुए थे। सो शी वाज अ कुक, शी वाज अ टाइफाइड कैरियर एंड शी स्प्रेड द टाइफाइड विद द फूड शी प्रिपेयर्ड। जो भी खाना उन्होंने वहां पे बना रही थी वो, उससे टाइफाइड वहां पे स्प्रेड हो रहा था। मतलब कुछ 300-400 लोग बीमार हुए थे उनकी वजह से। एंड देन लोगों को रियलाइज हुआ कि सबने वहां से ही खाना खाया है, सबने मेरी मेलन के हाथ के बने हुए खाना खाया हुआ है वहां पे। देन दे रियलाइज दैट शी वाज द वन हु वाज कॉजिंग द कंडीशन। उनको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे से टाइफाइड मैरी। तो ये याद रखना। अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो यहाँ पे जो बना रही है, यहाँ पे आप स्कल देख पाओगे अगर आप थोड़ा अटेंशन दोगे। तो यहाँ पे स्कल इन्होंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। So they're just trying to tell you that she was actually spreading the disease over there. So टाइफाइड बीमारी के बारे में याद रखना कि ये आपका टाइफाइड ये कॉज हो रहा था इनकी वजह से काफी लोगों को, राइट। सो श्योरली वी कैन से दैट मैरी वाज आल्सो काइंड ऑफ अनहाइजीनिक एज वेल, वी कैन से दैट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब हमने यहाँ पे देख लिया, वी हैव सीन ऑल दोस थिंग्स। it enters the body, it enters the small intestine through food or water, right, and then can migrate to other organs through blood। ये दूसरे ऑर्गन में जा सकता है via blood। हाई फीवर आपको मिल सकता है देखने के लिए। हाँ जी बेटा बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। someone has a question क्या? नहीं। weakness, stomach pain, constipation, headache, loss of appetite are the common symptoms for the disease। बिडाल टेस्ट हम हमारा यहाँ पे यूज करते हैं एंड मेरी मेलन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं हमारे में निमोनिया को लेके। सो लेट्स टॉक अबाउट माय निमोनिया। चलिए देखते हैं कि निमोनिया का यहाँ पे क्या कंडीशन यहाँ पे होगा। सो निमोनिया के बारे में जब मैं बात करता हूँ, इट इज समथिंग कॉज्ड बाय माय हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। सो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe आपका एक बैक्टीरिया है जो आपका निमोनिया कॉज कर सकता है। उसके साथ साथ जो है वन मोर बैक्टीरिया, तो ये दो आपके यहाँ पे बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, ये आपका कॉज कर सकते हैं निमोनिया। अब निमोनिया भी याद रखना आपको यहाँ पे, इट इज ऑल्सो गेटिंग कॉज बाय अ बैक्टीरिया, ये भी आपका एक बैक्टीरिया यहाँ पे कॉज कर रहा है। अब आपको याद रखना है कि जब किसी को निमोनिया होता है तो बेसिकली आपका ये स्प्रेड कैसे हो रहा है। सो अगर मुझे निमोनिया यहाँ पे हुआ है, देन अगर मैं स्नीज कर रहा हूँ तो मेरे वजह से दूसरे के अंदर भी ये जाएगा, राइट। सो याद रखना ये आपका स्प्रेड जो है ये पर्सन टू पर्सन आपका स्प्रेड होगा। So if there's a person who is suffering pneumonia, then surely उसके आसपास के लोगों के ऊपर ज्यादा पोटेंशियल चांस है कि उनके अंदर भी ये बैक्टीरिया जाएगा। अब जब ये बैक्टीरिया जाता है तो बैक्टीरिया कहाँ पे जाके अफेक्ट करता है, याद रखना। अगर किसी को निमोनिया हो रहा है, देन इट इज गोइंग टू अफेक्ट द लंग्स, इज गोइंग टू अफेक्ट योर लंग्स। अगर मैं ज्यादा प्रिसाइसली यहाँ पे बताऊं, देन लंग्स के अंदर भी यू विल फाइंड आपके एलुलाई के अंदर बैक्टीरिया जाके रहेगा।
सो एल्वोलाई के अंदर आपको बैक्टीरिया का लोड ज्यादा मिलेगा, सो इट विल गो इनसाइड द एल्वोलाई। अब एल्वोलाई के अंदर आपको क्या होगा, एल्वोलाई के अंदर यू विल फाइंड देयर इज गोइंग टू बी एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड। आपके एल्वोलाई के अंदर आपका यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन होते हुए आपको मिलेगा। सो एल्वोलाई के अंदर व्हाट विल हैपन, यू विल हैव अ फ्लूइड एक्यूमुलेशन, मतलब पानी इकट्ठा होता है, या मैं कहूंगा फ्लूइड इकट्ठा होता है आपके एल्वोलाई के अंदर। तो आप ऐसे इमेजिन कर लो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वे, कि अगर समझो ये मेरा एल्वोलाई है, दिस इज माय एल्वोलाई। अगर मेरे एल्वोलाई के अंदर यहाँ पे अगर पानी इकट्ठा हो रहा है, इफ आई एम फाइंडिंग कि मेरे एल्वोलाई के अंदर यहाँ पे एक फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, तो इससे पता है क्या दिक्कत आएगी, इससे मुझे दिक्कत आएगी दैट देयर इज गोइंग टू बी अ लेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे अगर मेरे यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होता है, इफ आई एम फाइंडिंग कि यहाँ पे मेरा फ्लूइड अगर इकट्ठा हो रहा है, देन इससे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका यहाँ पे अफेक्ट करेगा। सो आपका ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज आपका यहाँ पे आसानी से आपका हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे फ्लूइड आपका यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया जो आपके यहाँ पे आके रहेगा। तो याद रखना, द बैक्टीरिया विल फाइंड इट्स वे इनटू द लंग्स, और लंग्स में जाके वो एल्वोलाई को जाके अफेक्ट करेगा। सो इट इज अ सीवियर कंडीशन। ये एक कंडीशन है जो जिसको मेडिकल अटेंशन की बहुत स्ट्रांगली जरूरत पड़ती है। अब क्योंकि जब आपके यहाँ पे फ्लूइड आपके यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है, यू विल हैव अ डिफिकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो उससे क्या होगा, यू विल हैव अ सेंस ऑफ ब्रेथलेसनेस। इससे क्या होता है, यू विल हैव अ सेंस ऑफ ब्रेथलेसनेस। तो जो पर्सन यहाँ पे होगा, सबसे कॉमन सिम्टम जो आपका दिखा है, दैट वुड बी अ ब्रेथलेसनेस। तो ब्रेथलेसनेस इज अ वेरी कॉमन सिम्टम। सांस लेने में तकलीफ होना, क्यों तकलीफ हो रही है, बिकॉज आपके लंग्स के अंदर पानी भरा हुआ, आपके एल्वोलाई में पानी भरा हुआ है। दैट्स वन थिंग यू विल फाइंड। उसके साथ साथ बाकी भी कई सारे सिम्टम्स आप कह रहे थे, काफी लाइक कॉमन है। यू कैन हैव समथिंग लाइक योर फीवर, चिल्स, रात को ठंड लगना, that can also happen over there, right? You'll have a chills over there, फिर आपके यहाँ हो सकता है। Headache is also something which is going to be very common in this. Headache is something also जो आपके यहाँ पे काफी कॉमनली आपको मिलेगा देखने के लिए, राइट? बट मेन सिम्टम आपको याद रखना है कि ब्रेथलेसनेस इज अ वेरी कॉमन सिम्टम जो आपको इसके अंदर मिल सकता है, बिकॉज लंग्स के अंदर या एल्वोलाई के अंदर आपका पानी भर चुका है, फ्लूइड आपका एक्यूमुलेट यहाँ पे हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स समथिंग यू हैव टू नो। अब ये कंडीशन आपकी सीवियर हो सकती है, अभी मतलब इसको आप ट्रीट कर सकते हो एंटीबायोटिक्स, लेकिन अगर आपने इसे ट्रीट नहीं किया तो कई बार इट बिकम्स क्वाइट सीवियर। अब सीवियर कंडीशन में यहाँ पे क्या हो सकता है ना, कि पर्सन के अंदर यू कैन फाइंड ब्लूइश कलर आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो ब्लूइश कलर आपको कहाँ मिलेगा, सो ब्लूइश कलर आपको मिलेगा पर्सन के नेल्स के ऊपर एंड ऑन द लिप्स। सो नेल्स एंड लिप्स के ऊपर यू विल फाइंड ब्लूइश कलर आपको मिल सकता है। देखिए ये काफी सीवियर हो गया, मतलब अगर इतना आपको दिख रहा है, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, देन द कंडीशन इज क्वाइट सीवियर। ब्लूइश कलर होने का मतलब यहाँ पे ये होता है दैट आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आपके बॉडी पार्ट्स में इनफ नहीं है, आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आपके बॉडी पार्ट के अंदर इनफ नहीं है, एंड दैट इज व्हाई द स्किन एंड नेल्स एंड लिप्स टर्न्स ब्लूइश इन कलर, एंड दैट इज व्हेन इट इज अ वेरी सीवियर कंडीशन। ये वो टाइम होता है जब आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना होता है, सो दैट यू कैन एक्चुअली राइट, यू हैव टू क्योर दैट पर्सन विद सम इन्वेजिव टेक्निक, मतलब आपको कोई ना कोई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा टू हैव द ट्रीटमेंट डन। तो ये बात याद रखना, इट इज अ सीवियर कंडीशन और ये फेटल हो सकता है। याद रखना, इट इज पॉसिबली दैट निमोनिया फेटल कैन बी फेटल एज वेल। जब मैं फेटल कह रहा हूं ना, तो समझ रहे ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, मतलब इससे लोग की डेथ हो सकती है। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग यू शुड बी क्लियर विद, राइट? तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। अफेक्ट कर रहा है लंग्स को, लंग्स के अंदर एल्वोलाई के अंदर ये मेनली आपको इंपैक्ट यहाँ पे दिखेगा। एल्वोलाई के अंदर विल हैव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड आपके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और क्योंकि आपके यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट आपके यहाँ पे हो रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपके यहाँ पे हो नहीं पाता, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल हैव अ ब्रेथलेसनेस। उस पर्सन को हमेशा ब्रेथलेसनेस वहां पे होगा। उसके साथ फीवर होना, हेडेक होना, चिल्स होना आर वेरी कॉमन अलॉन्ग विद दैट, एंड इट इज कॉज्ड बाय माय बैक्टीरिया। और दो बैक्टीरिया यहाँ पे आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक आपका यहाँ पे होगा हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दूसरा आपका यहाँ पे होगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड दिस कैन लीड टू अ कंडीशन, अगर ट्रीट नहीं कर रहे सही टाइम पे, देन सीवियर कंडीशन में यू कैन हैव अ ब्लूइश कलर इन द नेल्स एंड द लिप्स। ये आपको देखने के लिए मिल सकता है, एंड दिस कैन बी फेटल एज वेल। सो ये बात आपको क्लियर कट मालूम होनी चाहिए। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे, इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई भी सवाल या कोई चीज समझ नहीं आ रही है प्लीज बता देना, ठीक है? सो यू हैव दिस टू बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दो आपके यहाँ पे बैक्टीरिया हो जाएंगे। एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन याद रखना कि कोई पर्सन टू पर्सन आपका जा रहा है,
अगर आप किसी पर्सन के यूटेंसिल्स भी अगर यूज कर रहे हो, समझो मुझे निमोनिया है, आई एम यूजिंग माई यूटेंसिल्स, और अगर वो यूटेंसिल्स कोई और यूज कर रहा है तो उसको भी ये जा सकता है, राइट। सो हैंड शेक इज ऑल्सो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी आपका यहाँ पे हो सकता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है तो वो स्किन के अंदर से नहीं जा रहा, लेकिन वही हैंड को अपने मुंह के पास लेके जा रहे हो, नाक के पास लेके जा रहे हो, माउथ में लेके जा रहे हो, सो इट कैन गेट इनसाइड द बॉडी। सिमिलरली विद द टॉवल्स एंड यूटेंसिल्स के साथ भी यही बात हम यहाँ पे कह सकते हैं, इट कैन गेट इनसाइड द बॉडी। ओके, सिम्टम्स देख लो, फीवर आपका हो गया, कफ हो गया, कफ इज अ वेरी कॉमन थिंग यू फाइंड, हेडेक हो गया, चिल्स, वीकनेस, चेस्ट पेन हो जाएगा, एंड देन यू हैव अ सीवियर कंडीशन में यू विल हैव अ पर्पलिंग ऑफ योर और बुलिश कलर इन योर लिप्स एंड नेल्स। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। याद रखना ये अफेक्ट कर रहा है आपके एलुलाई के अंदर। यू कैन सी ओवर हियर नॉर्मल एयर सैक्स आपको दिख रहे हैं, एंड यू हैव अ एयर सैक्स फिल्ड विद फ्लूइड। सो अल्टीमेटली यू विल हैव अ ब्रेथलेसनेस। देखो लड़का कैसे ब्रीथ कर रहा है, मुंह से ब्रीथ कर रही है, देख पा रहे हो आप कितनी दिक्कत हो रही है, यू कैन सी दैट। यू शुड अंडरस्टैंड कि जब आप भागम दौड़ी कर रहे हो ना, अगर आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हो या अगर आप भाग रहे हो, समझो आप भाग रहे हो, लाइक रनिंग कर रहे हो आप बहुत तेज, तो रनिंग करने के बाद जब आप रुकते हो तो आप नोटिस करना आप ब्रीथ करते हो मुंह से, यू स्टार्ट ब्रीथिंग फ्रॉम नोज एज वेल एज फ्रॉम योर माउथ एज वेल, दैट्स नॉर्मल, दैट इज समथिंग विच इज अंडरस्टैंडेबल। बट अगर आपको कोई दिखता है जो काम कुछ नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है एक नॉर्मल सेडेंटरी तरीके से वो बैठा हुआ है एंड स्टिल इज ब्रीथिंग फ्रॉम माउथ, दैट्स नॉट अ गुड साइन। सो अगर कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा और उससे भी अगर वो माउथ से ब्रीथ कर रहा है, दैट इज अ साइन दैट ही माइट पोटेंशियली हैव सम कंसर्न्स विद द लंग्स। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग विद निमोनिया, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। ये चीज यहाँ पे जो हमने वहां पे लिखा था वही सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ, यू कैन हैव अ लुक एट दिस ऑल दोस थिंग्स लेटर। ये इनसाइट में भी आपको मिल जाएगा, जो भी यहाँ पे मैंने आपको बताया था वही चीज आपके यहाँ पे मेंशन करी हुई है। सो डोंट वक्त नहीं हम इसमें जाया करते इसको पढ़ने में, यू कैन फाइंड द सेम थिंग इन एनसीईआरटी, ठीक है। Alright, now let's talk about some conditions जो एनसीईआरटी में नहीं है but they can become a potential question in the NEET exam. एनसीईआरटी में आपको मिलेगा नहीं, but ये potential question आपका बन सकता है NEET एग्जाम के अंदर, इसलिए हम इन्हें यहाँ पे देख लेंगे कुछ कंडीशंस को। जैसे एक आपका यहाँ पे हो गया ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये भी आपका एक बैक्टीरियल कंडीशन ही है, याद रखना। ट्यूबरकुलोसिस इज आल्सो बीन कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पे जनरली होता क्या है। सो ये कंडीशन क्या है, इसमें आपको क्या होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा। तो पहली चीज आप यहाँ पे याद रखना कि जब भी आप ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हो, दिस इज समथिंग गोइंग टू अफेक्ट द लंग्स, दिस गोइंग टू अफेक्ट लंग्स। लंग्स को ये करेगा यहाँ पे अफेक्ट। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स इसके थोड़े सीवियर हो सकते हैं कई बार। सो लेट्स सी द सिम्टम्स ओवर। सिम्टम्स आपके यहाँ पे रहेंगे फीवर, सिम्टम्स कैन बी और कॉफिंग, खांसना। ये कॉफिंग एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है इसका, आप कभी नोटिस करना। आपको आई थिंक अभी तो ऐड नहीं आती इस चीज की, पहले आया करती थी। अगर किसी को खांसी आ रही है 2 हफ्ते से ज्यादा, देन दे शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर किसी को खांसी रहती है 2 हफ्ते से ज्यादा, देन दे शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, दैट इट माइट बी अ केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, दैट्स व्हाई। एंड ट्यूबरकुलोसिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, याद रखना। अगर इसको ट्रीट नहीं करते, इट इज समथिंग कैन कॉज डेथ। सो कॉफिंग इज अ वेरी कॉमन सिम्टम जो आपको इसके अंदर देखने के लिए आपको मिल जाता है। What else you can find over here? You will have your weight loss. Weight loss होता है अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो तो। You'll have blood in. Sometimes you can find आपका जो स्पटम होता है उसमें आपको ब्लड मिलेगा, जो कफ निकलता है ना हमारे खांसने के बाद मुंह से। So blood in sputum. तो उसमें आपको कई बार ब्लड मिल सकता है, that can potentially happen. Breathlessness. You will have again ब्रेथलेसनेस, बहुत कॉमनली आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि पीपल हैविंग दिस ट्यूबरकुलोसिस वो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं पाते। अगर थोड़ी सी भी की, उनको वो एक ब्रेथलेसनेस उनको वहां पे मिलेगी होते हुए, सो दे विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। तो ये भी आपको होते हुए वहां पे आपको मिल जाता है, राइट। सो दीज आर द फ्यू सिम्टम्स यू कैन सी, दीज आर द फ्यू सिम्टम्स। अलॉन्ग विद दैट चेस्ट पेन भी आपको यहाँ पे होता है। आई कैन जस्ट मेंशन दैट यू कैन आल्सो हैव अ चेस्ट पेन ओवर हियर एज वेल। ये कुछ सिम्टम इसके यहाँ पे होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के। अब आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि एक तो आपका बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, और ये पर्सन टू पर्सन आपका स्प्रेड होगा। सो इट इज ऑलवेज मूव फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो अगर किसी पर्सन को है तो उससे दूसरे पर्सन को जा सकता है वाया कॉफिंग, कॉफिंग के थ्रू ये बैक्टीरिया दूसरे पर्सन में आपके जा सकता है। सो इट विल ऑलवेज ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये आपका ट्रांसमिट होगा। सो इट इज ऑल्सो बी हाईली इन्फेक्शियस कंडीशन आपके यहाँ पे होती है।
आप याद रखना कि क्योंकि ये बैक्टीरिया से हो रहा है, इसको आप ट्रीट करोगे एंटीबायोटिक्स के साथ, लेकिन इसकी जो मेडिकेशन होता है ना वो चलता है 6 से 9 महीने के लिए। ये बात आप याद रखना कि अगर किसी को होता है ट्यूबरक्लोसिस, देन उसका ट्रीटमेंट चलेगा फॉर 6 to 9 months। द ट्रीटमेंट विल लास्ट फॉर 6 to 9 months, इसका यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, इसका ट्रीटमेंट शॉर्ट ड्यूरेशन का नहीं होता। और डॉक्टर आपको काफी क्लियर कट बता देगा कि आपको एक दिन भी आपको अपना मेडिकेशन मिस नहीं करना है। समझो अगर आपने अपना मेडिसिन आपने 3 महीने बाद बंद कर दिया 2 हफ्ते के लिए, तो पॉसिबल हो सकता है कि आपका बैक्टीरिया जो होगा वो आपका हो जाए रेजिस्टेंट जो आपके लंग्स में, और उसके बाद उसे मारना और मुश्किल हो जाएगा। एक बार बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया ना आपके एंटीबायोटिक के साथ, उसका आपने टाइम दिया तो वो हो सकता है रेजिस्टेंट। अगर वो रेजिस्टेंट हो गया देन उसको खत्म करना और आपके लिए मुश्किल हो जाता है। दैट मीन्स यू हैव टू टेक अ मच मोर हायर डोज ऑफ मेडिसिन। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसकी ट्रीटमेंट लंबी चलती है और वो कंटिन्यूसली चलनी चाहिए, बीच में आप उसमें स्टॉप नहीं ले सकते। यू कैन फाइंड कि आपका बैक्टीरिया रिलैप्स कर सकता है बहुत स्ट्रांगली, एंड दैट विल बी मच मोर डिफिकल्ट टू डील विद। एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ फेटल कंडीशन इफ नॉट ट्रीटेड, राइट? पीपल डू डाई इफ दे आर नॉट गेटिंग ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है? सो दैट इज माय ट्यूबरक्लोसिस कॉज्ड बाय अ मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एंड इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पे ऐड रखने हैं। कोई सवाल हो तो पूछ लेना। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। बताइए पीयूष, बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर ये लंग्स को कैसे अफेक्ट करता है? Basically what will happen, it will go and the bacteria will start living inside the lungs, और लंग्स में जब वो आपका रहना चालू करें तो आपकी ब्रीदिंग एक्टिविटी को आपकी वहां पे आपकी हो नहीं पा रही, बिकॉज दे विल बी फॉर्मिंग सर्टेन काइंड ऑफ फाइब्रॉइड्स ओवर देयर। कुछ फाइबर फॉर्मेशन आपको मिलेगा आपके लंग्स के अंदर, और फाइबर फॉर्मेशन की वजह से आपको ब्रीदिंग एक्टिविटी आपका पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो अभी के लिए, दैट वो लंग्स को डैमेज कर रहा है, वो आपके लंग्स को जाके यहाँ पे डैमेज कर रहा है, क्योंकि वो लंग्स को जाके डायरेक्टली डैमेज कर रहा है। सो दैट इज वाई आपकी ब्रीदिंग एक्टिविटी आपकी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब आपको यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है कि अगर आपके लंग्स डैमेज होते हैं, समझो अगर आपका एल्यूलाई डैमेज होता है, देन आप उसे वापस से ठीक नहीं कर सकते। वंस द एल्यूलाई इज गॉन, इट इज गॉन। तो कई बार जो आपकी रेस्पिरेटरी कंडीशंस होती है ना, उसमें क्या होता है कि अगर आपका एल्यूलाई, अगर आपका 300 एल्यूलाई थे आपके पास, उनमें से अगर 40 एल्यूलाई अगर आपके खराब हो गए तो उसको आप वापस से ठीक नहीं कर सकते। वंस दे आर गॉन, दे आर गॉन, दैट हैपेंस। तो इसलिए कई बार कुछ जो आपकी बीमारियां होती है, जैसे जो स्मोकिंग करने से भी जो आपका लंग्स का डैमेज होता है, उसे आप वापस से रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी आपके जो लंग्स का डैमेज अगर आपका यहाँ पर अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, अगर लंग्स का डैमेज अगर आपका ज्यादा हो गया, देन यू डोंट फाइंड देम लाइक रिवर्टिंग थिंग्स बैक। मतलब जितना डैमेज है वो तो हुआ ही हुआ, जितना है उसको आप बचा सकते हो, लेकिन उससे बियॉन्ड आप उसे वो नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रिपेयर व्हाट हैज बीन डन, राइट? सो बेसिकली फाइबर फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा होते हुए इसके अंदर, बट अगेन बिकॉज वी डोंट गेट इनटू दैट डिटेल ओवर हियर कि वो फाइब्रॉइड फॉर्मेशन कैसे होता है या क्यों होता है, वी जस्ट अंडरस्टैंड कि लंग्स आपके यहाँ पे डैमेज हो रहे हैं। तो समझ आ रही मेरी बात? So Yes, sir. that is something you have to know. The next condition here is related to cholera. अब कोलेरा की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, सो ये अगेन इट्स अ बैक्टीरियल कंडीशन, ये भी आपकी बैक्टीरियल कंडीशन आपके यहाँ पे। बस इतना याद रखना, दिस इज कॉज अगेन बाय माय कंटेमिनेटेड वाटर। विब्रोई कोलेरिये इज आल्सो कॉज बाय द, ये भी आपके बॉडी में आ रहा है बिकॉज ऑफ द कंटेमिनेटेड वाटर। अब इसके सिम्टम्स आपको दो ही यहाँ पे याद रखने हैं, दो सिम्टम्स जो कॉमनली आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। एक आपका होता है डायरिया, एक डायरिया एक आपका यहाँ पे सबसे कॉमन सिम्टम आपको यहाँ पे मिलता है। दूसरा आपको मिलेगा आपका यहाँ पे, यू विल हैव योर समथिंग लाइक योर डिहाइड्रेशन। सो बेसिकली बॉडी से इतना फ्लूइड निकल जाता है कि द पर्सन विल गेट डिहाइड्रेटेड। सो डायरिया एंड डिहाइड्रेशन इज समथिंग इज वेरी कॉमनली सीन द कोलेरा के केस के अंदर। सो लूज मोशन बहुत ज्यादा हो रहे होंगे पेशेंट को, उसके वजह से पानी का लॉस बहुत ज्यादा होता है, एंड वो एक कंसर्न बन सकता है। सो जनरली इससे डेथ नहीं होती, आजकल तो ट्रीटमेंट काफी इजीली अवेलेबल होती है, सो यू डोंट फाइंड पीपल डाइंग बिकॉज ऑफ दैट। बट पहले के टाइम पे ये थोड़ा कंसर्न होता था, कोलेरा यूज्ड टू बी अ कंसर्न, बट नाउ इट इज बीन वेरी मच ट्रीटेड ऑल द टाइम। सो बस इतना ही आपको इसमें याद रखना, और कुछ आपको इसमें याद नहीं रखना। एंड क्यों हो रहा है ये? बिकॉज ऑफ द कंटेमिनेटेड वाटर को अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो ये आपको हो सकता है। दैट इज माय कोलेरा ओवर हियर। याद रखना, इट इज आल्सो माय बैक्टीरियल कंडीशन। ये हम कंडीशंस आपको इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि इवन दो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, आपको ये मैच द फॉलोइंग में आ सकती है।
आपके मैथ से फॉलोइंग में आ सकती है, आपको ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ सकती है, इवन दो दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू नो दिस कंडीशंस एज वेल। ठीक है, देन यू हैव डिप्थेरिया। यहाँ पे डिप्थेरिया आपकी जो कंडीशन, अगेन दिस इज अ बैक्टीरियल वन, दोनों के दोनों मेरी बैक्टीरियल है, डिप्थेरिया एंड टिटेनस। डिप्थेरिया में आपका क्या होगा, इट इज कॉज्ड बाय कॉर्नियम बैक्टीरियम डिप्थेरिया, ये आपका पैथोजन है। सिम्टम्स आपको ज्यादा याद नहीं रखने इसके अंदर, बस इतना रखो कि ये आपके थ्रोट के अंदर कॉज करता है। सो यू फाइंड दिस द इन्फेक्शन इज इन द थ्रोट, सो इन्फेक्शन जिसका आपको मिलेगा, इन्फेक्शन इज इन थ्रोट एंड दैट कैन लीड टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। इससे क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आपको वहां पे हो सकती है। सो इन्फेक्शन आपको थ्रोट में मिलेगा, उससे आपको डिफिकल्टी होगी ब्रीथ करने में, सो दैट इज योर डिप्थेरिया। टिटेनस आपने सुना होगा, टिटेनस आपने सुना होगा बिकॉज आपने सुना होगा कि अगर हमें कोई चोट लगती है, या आपने ये सुना होगा कि अगर आपको कोई लोहे की चीज से अगर आपको कट लग जाता है जिसपे रस्ट लगा हो, देन आपको टिटेनस का शॉट होना पड़ता है, राइट। ये हम सबके घर में होता है ना, दैट वी हैव टू टेक टिटेनस का शॉट। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको कोई भी लोहे की चीज से अगर आपको कट लग रहा हो तो आपको टिटेनस का शॉट लेना चाहिए। बल्कि मैं कहूंगा कैसा भी अगर आपको कट लग रहा हो ना, देन शुड टेक अ शॉट ऑफ टिटेनस का, मतलब इंजेक्शन आपको लेना चाहिए। बिकॉज ऐसा नहीं कि वो लोहे के ऊपर ही होता है, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है, या आपका किसी पत्थर पे भी हो सकता है ये बैक्टीरिया। सो इफ समवन गेट्स अ कट, किसी को कोई इंजरी होती है, देन डॉक्टर सबसे पहले उसे टिटेनस का बूस्टर शॉट ही देगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग द डॉक्टर विल डू, इट विल गिव हिम द शॉट ऑफ द टिटेनस। तो ये बात हमेशा याद रखना। ये कंडीशन आपकी कॉज कर रहा है आपका यहाँ पे बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटेनियम। और अगर किसी को टिटेनस होता है, देन उसके जो मसल्स होते हैं ना, जो जॉ के, वो आपके लॉक हो जाते हैं, मतलब आपका जॉज आप मूव नहीं कर पाते हैं। अगर खुला है तो खुला ही रहेगा, बंद है तो बंद ही रहेगा। और ऐसे बाकी सारे मसल्स भी आपके यहाँ पे लॉक हो जाते हैं। या मैं कहूंगा मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्ट करने की जो अभी लाइक पोटेंशियल होता है, वो वहां पे रहता नहीं है। सो याद रखना, अगर किसी को टिटेनस होता है, देन इट कैन टर्न फेटल। अगर किसी को टिटेनस होता है, अगर ये बैटर किसी के बॉडी के अंदर आता है, अगर आपको सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे अगर आपको दिख रहा है कि इसके लॉक जॉ हो चुका है, देन याद रखना दिस कंडीशन कैन बिकम फेटल एज वेल। अगर आपके रेस्पिरेटरी मसल्स अगर आपके लॉक हो गए, अगर वो मसल्स अगर आपके लॉक हो गया, वो मसल्स अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट ना करें, देन द पर्सन कैन डाई एज वेल। सो दिस कैन टर्न फेटल इन सर्टेन कंडीशंस। अभी आपको क्या याद रखना है, इट इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। याद रखना दोनों की दोनों कंडीशन आपकी हो रही है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, टिटेनस वाली भी एंड इवन योर डिप्थीरिया वाली भी। ये बात आपको पहले याद रखनी है। सिम्टम्स याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा, बट याद रखना कि ये आपकी कंडीशन आपके बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो इतनी बातें याद रखना, डिप्थीरिया, टिटेनस, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, निमोनिया एंड योर टाइफॉइड, ये है आपके बैक्टीरियल कंडीशंस जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। Now let's move on to your conditions caused by the viruses. वायरस से कौन सी बीमारी होती है उसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो वायरल डिजीज के अगर मैं आपसे नाम पूछूं तो हैंड रेज करके आप मुझे बता सकते हो कुछ वायरल डिजीज के नाम यहाँ पे जो आपको मालूम होंगे। बताइए डिम्पल, टेल अस सम वायरल कंडीशंस। सर क्वेश्चन है मेरा एक। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा बताओ क्या सवाल है आपका, बोलो। सर जैसे डिजीज है टाइफाइड, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो फीवर है वो नाइट टाइम क्यों आता है? Okay, so basically you will find this is something which has been seen commonly in many of the conditions कि आपको जो फीवर रहेगा आपको नाइट टाइम पे रहेगा। देखो होता क्या ना बेटा, जब भी आपके बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया आता है, राइट, जब आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आता है, सो बैक्टीरिया अपना नंबर वहां पे इंक्रीज करना चालू करता है। ठीक है, बैक्टीरिया अपना नंबर इंक्रीज करना चालू करता है व्हेन द बॉडी इज इन अ रेस्टिंग स्टेट। नाउ अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स। जब आपकी बॉडी रेस्टिंग स्टेट के अंदर है, बैक्टीरिया अपना नंबर वहां पे बढ़ाना चालू करेगा। जब बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ाना चालू करता है तो आपकी बॉडी क्या करती है ना, आपका जो बॉडी होती है वो एक प्रोटीन रिलीज कर रही है, इसे हम कहते हैं पायरोजन। वो एक प्रोटीन रिलीज कर रही है, इसका नाम होता है पायरोजन। या मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। आपकी बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। अब सवाल ये आता है कि आपकी बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज क्यों करती है। आपकी बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज इसलिए करती है ताकि वो उसे सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड ना कर सके। आपका बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर रेस्टिंग स्टेट के अंदर अपना नंबर वहां पे इंक्रीज कर रहा है, और आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी ताकि उस बैक्टीरिया को वो सूटेबल कंडीशन ना मिले। अब क्योंकि उस बैक्टीरिया को सूटेबल कंडीशन ना देने के चक्कर में आपकी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करती है, इसलिए आपको रात को फीवर आता है। कभी आप नोटिस करना, कई बार आपको ओवरनाइट फीवर आएगा, कई बार आपको रात को फीवर आएगा, दिन तक आप ठीक हो जाओगे, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, कुछ नॉर्मल पैथोजन आपके बॉडी के अंदर आया,
आपको फीवर आया, दिन में आप ठीक हो गए। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपके रेस्टिंग स्टेट में द पैथोजन विल इंक्रीज इट्स नंबर, और उसको खत्म करने के लिए आपकी बॉडी टेम्परेचर आपकी इंक्रीज करेगी। एंड व्हेन इट डज दैट, द होल आइडिया इज कि वो ऑप्टिमम रेंज आप हटा दो। आप अज्यूम कर लो कि बैक्टीरिया का ऑप्टिमम रेंज आपका यहाँ पे 34 से लेके 36 डिग्री सेल्सियस, ये उसका ऑप्टिमम रेंज है जहां पे बैक्टीरिया आपका ग्रो करना चाहता है। आपकी बॉडी क्या करती है? आपका बॉडी क्या करेगा? आपका टेम्परेचर बढ़ा देगा। आपकी बॉडी, द टेम्परेचर विल गो हाई, इट विल इंप्रूव द टेम्परेचर टू अराउंड लेट्स से 38 तक उसने पहुंचा दिया आपका टेम्परेचर को। अब जैसे ही ऐसा हुआ तो क्या हुआ? आपके बैक्टीरिया को ऑप्टिमम रेंज मिलेगा नहीं, एंड दे विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग ओवर देयर। बट कई बार क्या होता है, ये इनफ नहीं होता। मेनी टाइम्स व्हाट विल हैपन कि बैक्टीरिया का लोड इतना होता है कि यही करना इनफ नहीं होगा। ओके, सो दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपन। सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कई बार आपको ओवरनाइट फीवर आता है। समझ आ रही है मेरी बात डिम्पल आपको? यस सर। सो नाउ टेल मी, आपका वायरल कंडीशन कॉज करने के लिए आपके क्या क्या बीमारियों के नाम यहाँ पे आ जाएंगे? एक मैं बताता हूँ आपको, होगा आपका कॉमन कोल्ड। और क्या हो सकता है जो आपका वायरस कॉज कर सकता है? सर चिकन पॉक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, यू कैन हैव चिकन पॉक्स, वेरी गुड। सर एड्स। सर HIV पोलियो। एड्स, वेरी सर गुड, पोलियो। बहुत बढ़िया। सर और और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, ओके। सर मम्स। सर जेनाइटल वॉर्ड। मम्स, राइट, क्या बात है। एंड यू हैव Rabies. आल्सो हैव रेबीज। किसी ने जेनेटल हेल्प भी बोला था, तो यस वो भी इसके अंदर आपका आ जाएगा। तो यस वी हैव सो मेनी कंडीशन व्हिच आर कॉज्ड बाय द वायरसेस। अब इनमें से कुछ को हम देखेंगे यहाँ पे, कुछ को हमें बस याद रखना है एज अ वायरल कंडीशन, सबको नहीं देखना मैं यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट विद माय कॉमन कोल्ड। अब कॉमन कोल्ड की अगर मैं कहानी यहाँ पे स्टार्ट करूँ तो आपको पहले याद रखना है कि कॉमन कोल्ड जो आपका यहाँ होता है, इट इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस। ये आपका राइनो वायरस आपका कॉज करेगा। याद रखना कि कॉमन कोल्ड कॉज करने वाला जो आपका राइनो वायरस है, इसके आपको मिलते हैं बहुत सारे स्ट्रेन। सो विल रफली हैव अराउंड 100 स्ट्रेन्स आपको मिलते हैं राइनो वायरस के। सो राइनो वायरस के आपको मिलेंगे अराउंड 100 स्ट्रेन्स, और मोर देन 100 स्ट्रेन्स यू हैव ऑफ योर राइनो वायरस के। तो इससे क्या होता है, इसका क्या फायदा है, मैं आपको बताता हूँ वायरस को क्या फायदा है, या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग दिस इंफॉर्मेशन। देखो, अगर आपको 10 साल की उम्र में आपको टाइफाइड हुआ, राइट, 17 साल की एज में अगर आपने वापस से जाके पानीपुरी खाई जिसके अंदर टाइफाइड का बैक्टीरिया था, आपको टाइफाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जानता है कि इससे कैसे डील करना है। जब आपको पहली बार टाइफाइड होता है ना, या पहली बार आपको कोई डिजीज होती है, तो इम्यून सिस्टम सीखता है कि इसे कैसे मारना है। सो इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम 2-3 हफ्ता वो लेगा, जान जाएगा कि इसको कैसे खत्म करना है, एंड देन विल रिड्यूस द नंबर ऑफ वायरस, रिड्यूस द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इनसाइड द बॉडी। लेकिन जब आपकी बॉडी के अंदर हमेशा कोई अलग अलग टाइप का अगर पैथोजन आ रहा है, तो आपका इम्यून सिस्टम उसे पहचान नहीं पाता। अगर मैं बात करता हूँ ट्यूबरक्लोसिस की, तो आपका एक ही बैक्टीरिया है। अगर मुझे आज की डेट में अगर ट्यूबरक्लोसिस होता है और उसके बाद मैं ट्रीटमेंट देता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ, तो 5-6 साल बाद अगर वापस से वो बैक्टीरिया आया, तो मेरा इम्यून सिस्टम उसे संभाल लेगा। इट विल कम फॉरवर्ड एंड विल डील विद दैट बैक्टीरिया, और मुझे सिम्टम्स दिखेंगे भी नहीं, इतने जल्दी उसे वो खत्म कर देगा। सेम चीज इसके साथ यहाँ पे नहीं होती। राइनो वायरस के आपके पास है मोर देन 100 स्ट्रेन। आपके पास इतने ज्यादा आपके स्ट्रेन यहाँ पे होते हैं कि हमेशा कोई नया स्ट्रेन आपकी बॉडी में आया होता है। और क्योंकि आपकी बॉडी में हमेशा कोई नया स्ट्रेन आया होता है, तो आपकी बॉडी हमेशा उसको डील नहीं कर सकती। इट इज ऑलवेज न्यू फॉर द इम्यून सिस्टम। सो दैट इज वाई राइनो वायरस या कॉमन कोल्ड आपको बार बार होते हुए आपको मिल जाएगा। विल फाइंड दैट हैपनिंग मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट द ईयर। ये बात याद रखना। सो दैट इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जब किसी को कॉमन कोल्ड होगा तो नेजल पैसेज में अफेक्ट करेगा और आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करेगा। तो याद रखना, कॉमन कोल्ड इज ऑलवेज गोइंग टू अफेक्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इट इज ऑलवेज गोइंग टू अफेक्ट योर नेजल पैसेज। तो नेजल पैसेज में ये अफेक्ट करता है, एंड योर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एंड योर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक लिखने का मेरा रीजन ये है टू अंडरस्टैंड कि लंग्स को अफेक्ट नहीं करता। याद रखना, आपका राइनो वायरस लंग्स तक जाता ही नहीं है। वो आपका सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक आपका रहेगा या नेजल पैसेज में आपका रहेगा, उसके बियॉन्ड वो नहीं जाता। तो यहाँ पे लंग्स के अंदर कोई इन्फेक्शन होते हुए आपको नहीं मिलेगा। ये बात आप दिमाग में उठा लो। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। सो मोड ऑफ इन्फेक्शन आपके यहाँ पे क्या है? या योर थ्रू एयर, या अगर आप वैसे अगर आपको सर्दी हुई, आप जानते हो बच्चों में बहुत कॉमन होता है,
स्कूल में बच्चे को किसी एक को हुआ हो तो बाकी को भी हो जाता है, क्योंकि दे आर एक्सचेंजिंग पेन्स, बुक्स एक्सचेंज कर रहे हैं वो लोग, या अगर आप डोर नॉब खोल के अगर आप अंदर बाहर कर रहे हो तो नॉब आपका इन्फेक्टेड है, मतलब कंटामिनेटेड है, उसको आपने यूज कर लिया। सो देयर नंबर ऑफ वेज ये आपका स्प्रेड होगा, यू नो दैट। कंडीशन सीवियर नहीं होती बिकॉज ये 3 से 7 दिन तक ही रहता है, उसके बाद आपका वायरल लोड अपने आप आपका खत्म हो जाएगा, राइट। सो इट्स नॉट अ सीवियर कंडीशन। सिम्टम्स आपके क्या है, आप सब लोग यहाँ पे जानते हो, या वो नेजल डिस्चार्ज, आपका सोरनेस हो सकता है थ्रोट के अंदर, हेडेक हो सकता है, राइट। यू कैन हैव सम पेन इन द नेक, लेट्स सी दैट। फीवर आपका हो गया, रनिंग नोज, कफ इन द थ्रोट, सोर थ्रोट, हेडेक and tiredness, and you can also have some kind of joint pains, body ache भी आपको यहाँ पे हो सकता है। So these are the symptoms you'll get to see, but ये condition severe नहीं होती, it lasts for 3 to 7 days, that's it. So last for 3 to 7 days, और याद रखना it affects the nose and the respiratory passages, that means upper respiratory tract, lungs को ये affect नहीं करता, it is not going to affect the lungs, तो ये बात आपको clear कर याद रखनी है। So that is something you find happening with your common cold। नेक्स्ट कंडीशन मेरी यहाँ पे है रेबीज की। अब आप मुझे कोई हैंड रेज करके बताइए, आप काफी लोग आप चीजें जानते हो, अगर किसी को डॉग बाइट होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? व्हाट आर द स्टेप्स वन शुड फॉलो वंस यू गेट अ डॉग बाइट? बताइए, कौन बताएगा? मुस्कान बताइए, व्हाट हैज टू बी डन वंस समवन गेट्स अ डॉग बाइट? सर पहले तो हमें टेटनस की इंजेक्शन लगानी होगी। ठीक है, एक आप टेटनस का शॉट आप यहाँ पे लेते हो, टेटनस का शॉट आपको मिलेगा, दैट्स वन थिंग, ठीक है। और कुछ? बस शिखा, और कुछ होगा इसके अंदर? और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? डॉग को पकड़ सर सकते हैं, रेबीज का भी इंजेक्शन होता है। राइट। तो रेबीज का वैक्सीन मैं यहाँ पे लूंगा, सो रेबीज का वैक्सीन का शॉट मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा। बेसिकली 5 शॉट होते हैं आपके आज की डेट में, 5 इंजेक्शन आपको लगाने पड़ते हैं हर हफ्ते जाके। सो दैट इज समथिंग आई विल स्टार्ट विद, राइट। उसके अलावा और कुछ यहाँ कोई ऐड करना चाहेगा? एनीथिंग एल्स एनीवन वांट्स टू ऐड? और क्या कर सकते हैं इसके अंदर? वी हैव टू वॉश द वुंड। अगर किसी को कट लगता है, अगर कोई बाइट करता है कोई डॉग, देन यू हैव टू वॉश द वुंड थरली। आप उसे वहां पे वॉश करेंगे, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले आप करते हो अपने वुंड का वॉश करते हो, एंड देन यू गो टुवर्ड्स द डॉक्टर। अब डॉक्टर वहां से फिर आपको टिटेनस का शॉट भी लगा के देगा, और आपको रेबीज वैक्सीन का भी शॉट आपको डॉक्टर वहां पे आपको लगा देगा, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि रेबीज इज कॉज्ड बाय रेबिडो वायरस। अब एक और बात यहाँ पे याद रखना, अगर डॉग को रेबीज नहीं है तब भी इट्स बेटर टू टेक द रेबीज वैक्सीन का शॉट। आप रिस्क नहीं ले सकते, अगर आपको सिम्टम नहीं भी दिख रहे ना डॉग के, इट्स बेटर टू टेक योर शॉट, अनलेस वो आपका घर का डॉग है और तुम जानते हो कि मेरा घर पे रहता है वो, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर बाहर का डॉग है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग, अगर छोटा सा भी कट है, थोड़ा सा भी अगर ब्लड निकला है, इवन देन वन शुड गो फॉर अ रेबीज वैक्सीन का शॉट। आई टेल यू व्हाई। ये कॉज करता है आपका रेबिडो वायरस। अब ये वायरस आपको मिलता है आपका डॉग्स के अंदर, कैट के अंदर, वाइल्ड एनिमल्स लाइक योर फॉक्स आप गिन लो, वुल्फ ले लो, इनमें भी आपको हो सकता है। फॉक्स आपका यहाँ पे हो गया, वुल्फ हो गया, इनमें भी आपको मिल सकता है। उसके साथ साथ इवन इन रैबिट्स यू कैन हैव दैट। इवन आपको ये मिल सकता है आपके रैट्स के अंदर, एंड इवन इन योर बैट्स। ऑल ऑफ देम हैव द पोटेंशियल टू कॉज द रेबीज। अगर किसी को रेबीज का, अगर किसी को कोई डॉग काटता है या कोई कैट काटती है जिसको ऑलरेडी रेबीज है, तो याद रखना वैक्सीनेशन शॉट लेना इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप ये शॉट नहीं ले रहे हैं और अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, इफ यू हैपन टू सी द सिम्टम्स, अगर सिम्टम्स आपको यहाँ पे दिखते हैं, जो सबसे कॉमन सिम्टम जो आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज गोइंग टू बी योर हाइड्रोफोबिया। अगर किसी पर्सन के अंदर हाइड्रोफोबिया वाला सिम्टम अगर दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी लेट नाउ। अगर सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं, दैट मीन्स बहुत लेट हो चुका है, अब उस पर्सन को आप बचा नहीं सकते हैं। याद रखना, रेबीज अगर किसको होता है, देन यू विल हैव 100% fatality, 100% fatality should be there। कोई चांस नहीं है बचने का। अगर सिम्टम दिख रहा है, देन इट्स ओवर, देन यू कैन जस्ट सी द सिम्टम्स गेटिंग वर्स एंड द पर्सन विल एंड अप डाइंग। उसके बाद कोई चांस नहीं होता। सो इसलिए अगर किसी को कोई लाइक bite hota hai, then they have to go take the vaccine shot as soon as possible, because you don't find people recovering from this condition. It's a death, simple death ही उसके बाद।
तो इसलिए आपने देखा होगा कि कई सारे सिटीज के अंदर इन डॉग्स को वैक्सीनेशन दिया जाता है, उनके शॉट्स लगाए जाते हैं, उनको स्टेरलाइज किया जाता है बाय वेटनरियंस, स्टेरलाइज किया जाता है ताकि इन पॉपुलेशन डॉग का कम हो जाए. सो दैट इज समथिंग व्हिच हैज बीन डन इन द सिटीज. तो ये बात है, इट इज आल्सो कॉज्ड बाय द वायरस ओनली, इट इज आल्सो वायरल कंडीशन. देन यू हैव डेंगू फीवर एंड चिकनगुनिया. ये भी आपका वायरस कॉज कर रहा है, लेकिन ये आपका हो रहा है बिकॉज ऑफ द बाइट ऑफ द मॉस्किटो. अब आपको याद रखना है यहाँ पे जो मॉस्किटो का जो जीनस है वो याद रखना, स्पीशीज तो सेम ही रहेगा, जीनस भी आपको याद रखना है, इज गोइंग टू बी सेम, दैट्स माय एडीज. सो एडीज जो आप यहाँ पे जीनस होता है ये आपका कॉज कर सकता है आपका डेंगू फीवर एंड चिकनगुनिया. ठीक है, तो बेसिकली आपका जो मॉस्किटो होगा इसके अंदर आपको मिलेगा आपका वायरस. तो इसमें आपका होता है वायरस, और जब ये आपको आके बाइट करता है तो उस वजह से आपको होगा आपका डेंगू का फीवर. सिमिलरली एडीज के अंदर भी आपको वायरस मिलेगा, राइट. आपको वायरस के नाम यहाँ पे याद नहीं रखने, दैट्स आई एम नॉट मेंशनिंग दोस नेम्स ओवर हियर, बट दे आर द वन व्हिच आर गोइंग टू कॉज यू दिस पर्टिकुलर चिकनगुनिया एंड योर डेंगू फीवर. अगर आपको ये कंडीशंस होती है देन अगेन यू नीड अ ट्रीटमेंट फॉर विद अ डॉक्टर. दोनों में पता है कॉमन क्या है, बोथ ऑफ देम विल शो अ वेरी सीवियर फीवर एंड जॉइंट पेन. दोनों में जो कॉमन सिम्टम आपको यहाँ पे होगा दैट विल बी अ फीवर. So you will have a high fever and you will have a joint pain. You will have your joint pain. ये बहुत कॉमन होता है आपके डेंगू और चिकनगुनिया के अंदर, राइट. याद रखना क्योंकि आपको क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर बेस कि कौन सा मॉस्किटो का आपका जीनस था जो ये कॉज कर रहा है, देन इट्स योर एडीज मॉस्किटो. क्योंकि जब आप मलेरिया पढ़ते हो ना, व्हेन यू स्टडी अबाउट द मलेरिया के अंदर जो आपका जो जीनस यहाँ पे होगा दैट विल बी समथिंग एल्स. वो आपका यहाँ पे होगा एनोफिलस. एक सेकंड फ्रेंड्स रुकना, आपका आपने पढ़ा होगा एनोफिलस, फीमेल एनोफिलस जो आपका होता है वो आपका कॉज करता है आपका यहाँ पे मलेरिया. बट जब हम यहाँ पे बात करें व्हेन वी डिस्कसिंग अबाउट द डेंगू एंड योर चिकनगुनिया देन यू हैव एडीज. एडीज इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ द जीनस जो आप यहाँ पे कॉज करेगा. तो ये आपको याद रखना पड़ता है यहाँ पे. बताइए फ्रेंड्स क्या चाल है आपका. सर डेंगू चिकनगुनिया में फिर डिफरेंस क्या है? वायरस, दोनों के अंदर वायरस अलग है ना. इसमें आपका जो वायरस है आपका फ्लेवी वायरस आ रहा है आपका यहाँ पे, एंड इट विल हैव अ डिफरेंट वायरस. सो यू विल हैव अ फ्लेवी वायरस ओवर हियर एंड चिकनगुनिया विल हैव अ डिफरेंट वायरस इन दैट. तो वायरस का यहाँ पे फर्क आ रहा है बेटा, वायरस का स्ट्रेन यहाँ पे लगा रहा है. Okay, इन बोथ ऑफ देम वायरस स्ट्रेन विल बी डिफरेंट, सो दैट इज व्हाई. बट दोनों यहाँ पे वायरस कॉज कर रहे हैं. यहाँ का जो वायरस है दैट नेम आई विल लेट यू नो दैट नेम, अपेरेंटली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, बट यहाँ पे आपका फ्लेवी वायरस होता है जो आपका डेंगू फीवर आपके यहाँ पे कॉज करेगा. सो इट्स अ डिफरेंस ऑफ वायरस स्ट्रेन. ओके, ये तो हमने बताया कि कॉमन सिम्टम्स आपके यहाँ पे मिलेंगे. अगर मैं इसमें सिम्टम्स को अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँ तो आपको हेमरेज होने के चांसेस होते हैं आपके डेंगू फीवर के अंदर. डेंगू फीवर में हेमरेज होने के चांसेस आर गोइंग टू बी स्लाइटली मच मोर हायर. ऐसा कुछ आपका चिकनगुनिया में आपके यहाँ पे नहीं होता. बट अगेन हमें इतना डिटेल में नहीं सीखना, बिकॉज आपको जो सवाल आएगा नीट के अंदर इट विल कम इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर, कि वेक्टर जो था इसमें कौन था. सो एडीज आपको यहाँ पे रखना एज अ वेक्टर फॉर माय चिकनगुनिया एंड डेंगू, and Anopheles is going to be a vector for my malaria. That is a vector for my malaria. ये ऐसे सवाल आपके सामने यहाँ पे आ सकते हैं. और याद रखना both of them are been caused by a different strain of virus, right? Even though they have common symptom, but virus का strain यहाँ पे आपका अलग होता है. ठीक है? Alright, so these are the things you have to know about the chikungunya and the dengue. And these are some other viruses, या these are some other conditions caused by the viruses. इनके बस आपको नाम याद रखना और कुछ याद नहीं रखना. पोलियो आपका वायरस कॉज कर रहा है. इसको हम ट्रीट करते बाय गिविंग द ड्रॉप्स टू द बेबीज. आपने ये न्यूज में भी लाइक चैनल पे कई बार आता है कि 5 साल से कम के बच्चों को आप पोलियो के ड्रॉप्स आप दोगे. अगर आप ड्रॉप्स आप दे रहे हो देन दे विल प्रोटेक्ट फ्रॉम द पोलियो. ऑलमोस्ट ये आपका इरेडिकेट हो गया है पॉपुलेशन में से. सो पोलियो इज वन थिंग कॉज्ड बाय वायरस. यू हैव इन्फ्लुएंजा अगेन कॉज्ड बाय वायरस ओवर हियर. मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड मम्स. मम्स में क्या होता है ना, मम्स के अंदर आपका जो पैरोटिड ग्लैंड होता है जो आपके नेक में होगा वो आपका स्वेल हो जाएगा एंड इट्स क्वाइट पेनफुल. सो मम्स में आपका पैरोटिड ग्लैंड आपका स्वेल होता है, दैट्स अ मम्स. चिकन पॉक्स में यू कैन हैव द ब्राउन कलर स्पॉट्स ऑल ओवर द बॉडी, अगेन कॉज्ड बाय अ पॉक्स वायरस, राइट. मीजल्स में यू हैव अ रैशेस. मीजल्स के अंदर आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको रैशेस आपको मिलेंगे. यू विल हैव द रैशेस ऑन द नेक एंड दैट स्प्रेड्स. वो आपका स्प्रेड होता है फ्रॉम बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट पर आपका स्प्रेड होगा. सो दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, कॉज्ड बाय अ वायरस. इन्फ्लुएंजा आप जानते हो अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एंड पोलियो अगर ट्रीट नहीं करा जाता या पोलियो होता है देन इट कैन लीड टू पैरालिसिस. लिम्स के अंदर पैरालिसिस होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं. बट या
ये ऑलमोस्ट आपके कंट्री से इरेडिकेट कर दिया गया है पोलियो। तो ये सारे टर्म्स याद रखना, दे आर ऑल माय वायरल कंडीशंस। और कोई सवाल आए ना आए, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है वायरल वेक्टर को मैच करने के लिए, तो दीज आर ऑल माय वायरल कंडीशंस। ठीक है, सो ये याद रखना, ये 5 आपके यहाँ पे हो गए वायरल कंडीशन। देन यू हैव अ चिकनगुनिया एंड डेंगू आर आल्सो वायरल कंडीशंस, एंड उसके साथ रेबीज एंड कॉमन कोल्ड, इतने आपको याद रखने हैं। उसमें से भी कॉमन कोल्ड को रिलेटेड याद रखना ज्यादा डिटेल में कि वो कहाँ पे आपका वो सिम्टम्स आपके हो रहे हैं, व्हाट पार्ट ऑफ बॉडी इज गेटिंग अफेक्टेड। इसके अंदर इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इसमें आ सकता है। सो दैट्स समथिंग यू हैव टू नो। सो दीज आर द फ्यू कंडीशंस ऑफ माय वायरल व्हिच यू all have to remember in this. The next condition here is going to be your malaria. अगला केस जो हम यहाँ पे देखेंगे, दैट्स अ स्टोरी ऑफ मलेरिया, जो आपको थोड़ी ध्यान से यहाँ पे समझनी पड़ेगी। अब जब हम यहाँ पे मलेरिया की बात करते हैं तो सबसे पहले याद रखना कि ये आपका कॉज करेगा फीमेल एनोफिलस। फीमेल एनोफिलस आपका यहाँ पे कॉज करता है, इसकी बाइट से आपको यहाँ पे होगा मलेरिया। सो दिस इज द वन हु इज गोइंग टू बाइट यू। अच्छा मुझे ये बात बताओ, ये बात तो आप बचपन से जानते हो कि फीमेल एनोफिलस आपको मलेरिया कॉज करता है। मुझे ये बताओ कि मेल क्यों नहीं बाइट करता आपको? व्हाई मेल डज नॉट बाइट? बताओ प्रिंस, क्यों मेल बाइट नहीं करता, क्यों फीमेल मेल बाइट को करता है? एग ले नहीं करना होता सर। ठीक है, तो राइट, बिल्कुल सही, मेल को एग ले यहाँ पे नहीं करना होता, सिर्फ फीमेल को करना होता है। योर मेल इज द वन हु इज नॉट गोइंग टू ले द एग्स, इट्स अ फीमेल हु इज गोइंग टू ले द एग्स ओवर हियर, दैट्स व्हाई शी विल बाइट। अब देखो यहाँ पे होता क्या। पहली चीज, फीमेल एनोफिलस आपके यहाँ पे बाइट करती है, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो, ये हमेशा आपके यहाँ पे बाइट करेगी। अब फीमेल एनोफिलस के अंदर आपको मिलेगा आपका प्रोटोजोन जिसका नाम होगा प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम की कई सारी स्पीशीज होती है, वो हम बाद में देख लेंगे, बट लेट्स से यू हैव अ प्लाज्मोडियम, एक एग्जांपल के नाम पे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ठीक है, सो समझो ये आपका प्रोटोजोन है जो आपके एनोफिलस के अंदर ऑलरेडी रह रहा है। तो जब आपको कोई एनोफिलस आके बाइट कर रही है और अगर उसके अंदर ये प्रोटोजोन है, इफ दिस प्रोटोजोन इज सीन इन द एनोफिलस, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आपके बॉडी के अंदर आएगा। सो ये आपका जो प्लाज्मा होगा, दिस विल एंटर इनसाइड द बॉडी, सो इट विल एंटर द ह्यूमन बॉडी। सो ह्यूमन बॉडी के अंदर इसने यहाँ पे एंटर कर लेना है। अब याद रखना कि आपकी जो फीमेल एनोफिलस है वो आपको बाइट इसलिए कर रही है क्योंकि उसे चाहिए ब्लड, और वो जो ब्लड होता है वो ब्लड उसे नरिश तो करता ही है, उसके साथ साथ ब्लड इज इंपॉर्टेंट फॉर गिविंग द इंक्यूबेशन लाइक टेम्परेचर टू द एग्स। आपके जो एग होते हैं ना, फीमेल के जो एग्स होते हैं जो वो ले करने वाली होती है, उसको इंक्यूबेट करने के लिए इट नीड्स द ब्लड, उसे वो वार्म ब्लड चाहिए होता है, इसलिए वो ब्लड को सक करती है ताकि उसके जो एग्स है उसको वो इंक्यूबेट कर सके बिफोर लेइंग देम इनसाइड द वाटर। तो इसलिए याद रखना फीमेल एनोफिलस ही आपको बाइट करेगी, मेल आपको कभी बाइट करेगा नहीं, क्योंकि मेल तो वैसे भी आपका होता है वहां पे वेजिटेरियन। मेल एनोफिलस आर गोइंग टू फीड ऑन द प्लांट सैप। मेल एनोफिलस आपका प्लांट सैप को खा के खुश रहता है, फीमेल एनोफिलस आपको बाइट करेगा बिकॉज इट नीड्स दैट ब्लड स्पेशली फॉर नरिशमेंट और इंक्यूबेशन ऑफ द एग्स जो उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं, तो उसके लिए वो आपका वहां पे आके बाइट करेगी हमेशा, फीमेल एनोफिलस। नाउ आपको एक बात याद रखनी है कि जो आपका प्लाज्मोडियम है ये एक्चुअली यूज कर रहा है आपके मॉस्किटो को, उसके साथ वो ह्यूमंस को भी अफेक्ट करेगा। सो आपको याद रखना हमेशा कि एक जो प्लाज्मोडियम आपका जो रहता है इसके पास 2 होस्ट होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी होस्ट, जो प्राइमरी होस्ट आपका यहाँ पे है दैट इज माय फीमेल एनोफिलस। सो प्राइमरी होस्ट जो आपको मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी योर फीमेल एनोफिलस। ये आपकी हो जाएगी आपकी प्राइमरी होस्ट, और जो सेकेंडरी होस्ट जो आपका यहाँ पे होगा वो होगा यहाँ पे ह्यूमन बीइंग। सो सेकेंडरी होस्ट जो आपका यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूमन। सो याद रखना प्राइमरी होस्ट आपका रहता है फीमेल एनोफिलस और सेकेंडरी होस्ट यहाँ पे रहेगा आपका ह्यूमन बीइंग। तो 2 होस्ट की इसको यहाँ पे जरूरत पड़ती है प्लाज्मोडियम का, तभी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है। सो प्लीज रिमेंबर वन थिंग, प्लाज्मोडियम कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल ओनली व्हेन इट हैज द प्रेजेंस ऑफ 2 होस्ट। उसे एक तो एनोफिलस भी आपको चाहिए वहां पे, उसे चाहिए ह्यूमन बीइंग, तभी उसका लाइफ साइकिल वहां पे उसका कंप्लीट होगा। क्या रखना, अगर कोई मॉस्किटो आकर आपको आके बाइट कर रहा है और अगर उसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं है तो आपको मलेरिया नहीं होगा, सिंपल सी बात है, यू विल नॉट हैव अ इम्पैक्ट ऑफ मलेरिया, राइट। ऑब्वियसली वो हमें पता नहीं चलता, बट या आपको मलेरिया नहीं होगा आपका ब्लड आपके एनोफिलस के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं है तो। सो ये जो है ना इंडिविजुअल, ये उसे भी परेशानी कर रहा है, एनोफिलस के लिए भी ये इशू है, हमारे लिए भी ये इशू है। दिस इज द वन हु इज गोइंग टू कॉज द मलेरिया।
ठीक है, अब इसकी लाइफ साइकिल को हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी थरली व्हाट इज हैपनिंग इन द लाइफ साइकिल ऑफ द फीमेल एनोफिलिस की लाइफ साइकिल में यहाँ पे क्या हो रहा है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. सो लेट्स ट्राई टू पे अटेंशन टू दैट. अब आपको यहाँ पे एक लाइफ साइकिल स्टार्ट कैसे करना है. सो यू हैव अ मॉस्किटो, you have a mosquito और ये मॉस्किटो आके कर रहा है बाइट. दिस मॉस्किटो will come and bite the human being. समझो इस मॉस्किटो में आपको मिलेगा आपका प्लाज्मोडियम जो एक लार्वल स्टेज पे है या एक डेवलपमेंटल स्टेज पे, और उस स्टेज को हम कहते हैं यहाँ पे एज अ स्पोरोजोइड. दैट स्टेज ओवर इट इज कॉल्ड एज माय स्पोरोजोइड. ये याद रखना. सो जो प्लाज्मोडियम का जो एक डेवलपमेंटल स्टेज होता है जिसका नाम होता है आपका स्पोरोजोइड, ये स्पोरोजोइड मॉस्किटो के अंदर कहां पे था. इट वाज प्रेजेंट इन द सलाइवरी ग्लैंड. ये स्पोरोजोइड आपका वहां पे प्रेजेंट था आपका सलाइवरी ग्लैंड के अंदर. इट वाज प्रेजेंट इन द सलाइवरी ग्लैंड. ये वहां पे आपका बैठा हुआ था. अब यहाँ पे क्या हुआ, जब मॉस्किटो ने आके आपको बाइट किया तो सिंपल सी बात है स्पोरोजोइड आ जाएगा ह्यूमन बॉडी के अंदर. स्पोरोजोइड को एक अच्छा मौका मिल गया, चैनल मिल गया, एंड नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल एंटर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. सो नाउ इट इज देयर इन द ह्यूमन बॉडी के अंदर. अब जैसे ही ये मेरा ह्यूमन बॉडी के अंदर आया, एज सुन एज इट एंटर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, नाउ व्हाट विल हैपन, आपका जो स्पोरोजोइड यहाँ पे होगा ये जाके टारगेट करेगा आपके लिवर को. सो याद रखना, स्पोरोजोइड जब बॉडी के अंदर आ गया ये जाके टारगेट करेगा आपके लिवर को. इट विल स्टार्ट एंटरिंग इनसाइड द लिवर सेल्स. ये लिवर के अंदर जाएगा और लिवर के अंदर जाके ग्रो करेगा. इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग इटसेल्फ. कैसे डिवाइड करेगा, असेक्सुअली. सो लिवर के अंदर ये आ चुका है, डिवाइड कर रहा है, ग्रो कर रहा है, एंड इज डिवाइडिंग असेक्सुअली. सो असेक्सुअली ये अपना वहां पे ग्रो करेगा, राइट. सो असेक्सुअल reproduction यहाँ पे होगा and you will find the number is going to increase. So याद रखना sporozoite is going to increase its number. So number is going to increase. So number हम यहाँ पे करेंगे इसका increase. अब क्या हो गया, लिवर में आ गया, डैमेज कर दे, लिवर में आके ग्रो करेगा. आफ्टर दैट फ्रॉम लिवर इट विल कम आउट एंड विल एंटर इनसाइड द आरबीसी. लिवर से अब ये बाहर निकल के आएगा एंड नाउ इट विल एंटर इनसाइड द आरबीसी. सो नेक्स्ट टारगेट इसका जो यहाँ पे रहता है दैट इज गोइंग टू बी द आरबीसी ओवर हियर. सो अब आपका लिवर से निकल के आपका आया यहाँ पे स्पोरोजोइड एंड देन इट विल एंटर इनसाइड द आरबीसी. अब जब वो आरबीसी के अंदर आता है तो याद रखना आरबीसी में आपको मिलता है देखने के लिए आपका हीमोग्लोबिन. आरबीसी में यू विल बी हैविंग द हीमोग्लोबिन. अब ये बात याद रखना कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो हिम वाला पार्ट होता है ना, उसको वो कन्वर्ट करेगा इनटू हीमोजोइन. तो क्या करेगा, इसमें जो हिम वाला जो पार्ट होगा इसको वो कन्वर्ट करेगा. दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू योर हीमोजोइन. हीमोजोइन, ये हीमोजोइन जो होता है यही आप डिटेक्ट करते हो ब्लड टेस्ट के अंदर. जब आप एक टेस्ट करा रहे होते हो ना जानने के लिए कि किसको मलेरिया है या नहीं है, तो याद रखना आप एक्चुअली पता लगा रहे हो प्रेजेंस ऑफ द हीमोजोइन. अगर आपको ब्लड के अंदर हीमोजोइन मिलता है दैट्स अ गुड इंडिकेटर कि द पर्सन इज सफरिंग विद द मलेरिया. और जो ग्लोबिन वाला जो पार्ट होता है ना इसको वो खा जाता है. ग्लोबिन पार्ट इज समथिंग ही विल munch on, or I would say it will be consumed. तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है. दैट इज ऑल्सो समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर कि हीमोग्लोबिन के पार्ट को तो ग्लोबिन वाले पार्ट को खा जाएगा और जो हिम वाला जो पार्ट होगा उसे कन्वर्ट करेगा हीमोजोइन के अंदर. तो आपके ब्लड के अंदर हीमोजोइन का अमाउंट आपका बढ़ने लगता है और यहाँ पे भी वो असेक्सुअली आपको यहाँ पे डिवाइड करेगा. सो इट विल जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग ओवर देयर. असेक्सुअली यहाँ पे वो डिवाइड करता है. सो ऑल्सो ओवर हियर इट विल शो द असेक्सुअली यहाँ पे वो ग्रो करेगा. So asexual growth will be seen happening over here. एक बार फिर स्टार्टिंग से बता रहा हूं क्या हुआ. आपका एक मॉस्किटो था, उसके सलाइवरी ग्लैंड में था आपका स्पोरोजोइड. दैट मींस वन ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम. स्पोरोजोइड आप वहां पे प्रेजेंट था. ये स्पोरोजोइड या ये मॉस्किटो जाके बाइट करेगा ह्यूमन को. जैसे वो बाइट करता है तो वो स्पोरोजोइड आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाता है. अब जैसे वो ह्यूमन बॉडी में आया तो ब्लड के साथ वो ट्रेवल कर करके पहुंचेगा आपके लिवर तक. लिवर में जाएगा, लिवर सेल्स में वो जाके रहेगा, ग्रो करेगा, असेक्सुअली अपना नंबर बढ़ाएगा एंड देन फिर वो वहां से निकल के जाके टारगेट करेगा आपके आरबीसी के अंदर. आरबीसी में याद रखना एक बार वो आरबीसी के अंदर गया तो वहां पे जो हीमोग्लोबिन का जो हिम वाला जो पार्ट होता है उसको कन्वर्ट करेगा हीमोजोइन के अंदर और जो ग्लोबिन होता है दैट विल गेट कंज्यूम बाय द योर प्रोटोजोन. वो उसे वहां पे कंज्यूम कर लेगा. यहाँ पे भी वो असेक्सुअली ग्रो करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको बनते हुए मिलेंगे आपके गैमेटोसिस्ट. यहाँ पे अब आपको बन के मिलेंगे आपके सम न्यू थिंग्स विल गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर. आपको दो चीज आपको मिलके मिलते हैं यहाँ पे. यू विल फाइंड
मेल गैमेटोसिस्ट आर बीन फॉर्म्ड, मेल गैमेटोसिस्ट आर गेटिंग फॉर्म्ड। उसी तरीके से आपके फीमेल गैमेटोसिस्ट भी आपके बन के निकल के आएंगे। सो विल हैव मेल एंड फीमेल गैमेटोसिस्ट आर बीन फॉर्म्ड। तो ये याद रखना कि अब आपका क्या होगा, आरबीसी से निकल के जब ये बाहर आएगा या आरबीसी के अंदर जो ग्रो कर रहा है उसमें से वो क्या बनाएगा वहां पे रह के, इट विल मेक टू टाइप ऑफ सेल्स। एक को हम बोलेंगे आप एज अ मेल गैमेटोसिस्ट, दूसरे को हम बोलेंगे आप एज अ फीमेल गैमेटोसिस्ट। तो ये दो टाइप के सेल्स आपको वहां पे बनते मिलेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेटोसिस्ट आपको यहाँ पे बनते आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब ये जो आपका बन रहा है ये आपका ह्यूमन बॉडी के अंदर ही बन रहा है, याद रखना, दिस इज ऑल हैपनिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। इसके लिए कॉमन टर्म यूज किया जाता है, वी यूज अ कॉमन टर्म ओवर हियर दैट इज कॉल्ड एज माय गैमेटोसिस्ट। एक कॉमन टर्म जिसे हम यूज करते हैं, दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ योर गैमेटोसिस्ट, गैमेटोसिस्ट। पहले ये बताओ क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. यस सर। एक बार फिर सुन लो यहाँ पे क्या हुआ। आपका लिवर में गया, फिर आबिस में गया, आबिस में जाने के बाद उसने अपना नंबर वहां पे बढ़ाया, ग्रो किया। वहां पे जाने के बाद पहले याद रखना कि आपका वहां पे हिमोग्लोबिन आपको बनेगा, दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच विल बी फॉर्म्ड ओवर देयर, मतलब ये आपका बनने लगेगा वहां पे। उसके साथ साथ जब आपका ये प्रोटोजोन आपका वहां पे ग्रो कर रहा है, इट इज मेकिंग सम टू काइंड ऑफ सेल्स ओवर देयर। एक को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ मेल गैमेटोसिस्ट, एक को बोलेंगे हम यहाँ पे फीमेल गैमेटोसिस्ट। अब आप इमेजिन करो कि आपके ब्लड के अंदर ये दोनों चीज आपकी फ्लोट कर रही है। आपके ब्लड के अंदर यू आर फाइंडिंग, ब्लड के अंदर आपका मेल गैमेटोसिस्ट एंड फीमेल गैमेटोसिस्ट आपको वहां पे मिल रहा है। आपके आरबीसी के अंदर भी है और आरबीसी के बाहर भी आपको ये मिल रहा है, ओके, जिसको हम कॉमनली कहते हैं यहाँ पे एज अ गैमेटोसिस्ट। अब क्या होता है मालूम है क्या, आपके मेल फीमेल गैमेटोसिस्ट आपके यहाँ पे बन चुके हैं। अब आप एक बात समझो, अगर हम इनको बोले दे आर सिमिलर टू मेल एंड फीमेल गैमेट्स, अगर मैं कहता हूं दे आर सिमिलर टू माय मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो इसका फ्यूजन भी होना चाहिए। आई होप आप समझ पा रहे हो। इफ दे आर सिमिलर टू मेल एंड फीमेल गैमेट्स देन यू शुड फाइंड देयर शुड बी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, या मैं कहूंगा फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पे होना चाहिए। तो फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन होगा बट यहाँ पे नहीं होगा। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन। जब आपके गैमेटोसाइट्स यहाँ पे बन जाते हैं, गैमेटोसिस्ट जब आपके बन जाते हैं, अब यहां से क्या होगा, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। वंस यू हैव गैमेटोसिस्ट हैज बीन फॉर्म्ड, वंस योर गैमेटोसिस्ट आर फॉर्म्ड, अब देखो यहाँ पे क्या होता है। अब कोई दूसरा यहाँ पे आएगा, कोई दूसरा मॉस्किटो आएगा जो बिल्कुल अनअवेयर है लाइफ से, वो आके इसको बाइट करेगा, वो आके पर्सन को बाइट करेगा। सो नाउ यू हैव अ गैमेटोसिस्ट इनसाइड द ब्लड एंड अब आपका आ रहा है यहाँ पे नया वाला मॉस्किटो। सो नाउ यू हैव अ मॉस्किटो नंबर 2, यू हैव मॉस्किटो नंबर 2 आपका यहाँ पे आता है और वो आके करेगा बाइट। सो इट विल कम एंड बाइट टू द पर्टिकुलर पर्सन। अब जैसे उस इंडिविजुअल को जाके बाइट कर रहा है जिसके अंदर ऑलरेडी यू हैव द गैमेटोसिस्ट, जिसके अंदर यू ऑलरेडी हैव द गैमेटोसिस्ट, तो क्या होगा, ऑल दिस गैमेटोसिस्ट विल गेट इनसाइड द मॉस्किटो 2। ये जो मेरे गैमेटोसिस्ट है ना, मेल एंड फीमेल वाले, ये आ जाएंगे मेरे मॉस्किटो 2 के अंदर। अब जैसे वो मॉस्किटो 2 के अंदर आ गए, अब इसके अंदर आपका होगा फर्टिलाइजेशन। सो इनसाइड द मॉस्किटो 2 यू विल फाइंड फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस। यहां पे आपका होगा फर्टिलाइजेशन होते हुए। अब जब मैं कह रहा हूं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा तो समझ जाना, मतलब वहां पे फ्यूजन हो रहा है। मेल एंड फीमेल जो गैमेटोसिस्ट थे उनका यहाँ पे होगा फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन होगा एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ zygote एंड दैट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ zygote। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि फर्टिलाइजेशन आपके गैमेटोसिस्ट का किसके अंदर हो रहा है, देन आपका आंसर हमेशा रहेगा इट इज हैपनिंग इनसाइड द मॉस्किटो। इट इज ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड द मॉस्किटो। तो मॉस्किटो के अंदर ही आई विल बी फाइंडिंग कि मेरे मेल एंड फीमेल गैमेटोसिस्ट जाके फर्टिलाइज करेंगे या जाके वहां पे फ्यूज करेंगे। तो ये बात भूलना मत कि मॉस्किटो के अंदर यू विल फाइंड दिस इवेंट इज हैपनिंग, ठीक है। तो मॉस्किटो आके बाइट किया, उसके अंदर गए आपके गैमेटोसिस्ट और वहां पे आपका होगा फर्टिलाइजेशन, उसके अंदर ही आपका होगा वहां पे zygote फॉर्मेशन। एक बार आपका जो zygote बन गया ना, द zygote विल कन्वर्ट इनटू समथिंग कॉल्ड एज माय ookinety। zygote मेरा कन्वर्ट होगा एक डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर, इसे हम बोलेंगे ookinety। ये ookinety जो अभी आपका है स्टमक के अंदर, दिस इज राइट नाउ प्रेजेंट इन द स्टमक, दिस इज प्रेजेंट इन द स्टमक राइट नाउ। क्योंकि अगर आप ब्लड सक कर रहे हो तो आपका सारा चीज स्टमक में आएगा ना, तो एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द स्टमक। फर्टिलाइजेशन, zygote, कन्वर्जन इनटू ookinety, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द स्टमक। अब क्या होगा, ये जो ookinety जो मेरा यहाँ पे है, दिस विल कन्वर्ट इनटू, दिस विल लीव द स्टमक। फर्स्ट ऑफ ऑल
This will leave the stomach, stomach से ये बाहर निकलेगा, and it will convert into your sporozoite. This will convert ultimately into your sporozoite. Right. और ये जो स्पोरोजोइट में कन्वर्ट होगा, ये स्पोरोजोइट जाके इकट्ठा हो जाएंगे आपके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। ये जो स्पोरोजोइट जो मैंने आपको यहाँ पे बना के रखा है, ये जाके आपका इकट्ठा हो जाएगा। इट विल गो एंड गेट इटसेल्फ एक्यूमुलेटेड इन योर सलाइवरी ग्लैंड। ये जाके आपका बैठ जाएगा सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। एक बार फिर इसे यहाँ पे ध्यान से सुन लो। यहाँ पे क्या हुआ, आपका मॉस्किटो 2 ने आके आपको बाइट किया, तो आपके पास जो गैमेटोसाइट्स थे वो चले गए आपके मॉस्किटो 2 के अंदर। अब जैसे उसके अंदर चले गए तो वहां पे क्या होगा, उसके अंदर जाने के बाद मॉस्किटो 2 के अंदर होगा आपका फर्टिलाइजेशन एंड आपका ज़ायगोट फॉर्मेशन। एक बार आपका ये हो गया, फिर आपका ज़ायगोट विल कन्वर्ट इनटू माय ookinete। दैट्स अगेन वन ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेजेस ओवर देयर, जो स्टमक में आपको मिलेगा। ये आपके स्टमक को छोड़ के इट विल गो इनटू द सलाइवरी ग्लैंड, और जब तक वो सलाइवरी ग्लैंड में जाएगा इट विल कन्वर्ट इनटू माय स्पोरोजोइट। तो अब आपको क्या मिलेगा कि आपके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर यू हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ स्पोरोजोइट, और ये स्पोरोजोइट अब रेडी है दूसरे ह्यूमन बीइंग के अंदर जाने के लिए। तो आपका लाइफ साइकिल आप देखो, आपने स्टार्ट कहां से किया था? वी हैव स्टार्टेड द स्टोरी फ्रॉम द स्पोरोजोइट इन द सलाइवरी ग्लैंड। यहां से हमने स्टार्ट किया था, हम भी खत्म भी यहां पे कर रहे हैं। आपका स्पोरोजोइट जा चुका है सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। अब ये मॉस्किटो जब किसी और को जाके बाइट करेगा, सो नाउ दैट स्पोरोजोइट विल अगेन एंटर इनसाइड सम अदर ह्यूमन बीइंग, और सेम लाइफ साइकिल आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा वापस से। ये बात आपको यहाँ पे याद है। दिस इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा फेज कहाँ पे हो रहा है। फर्टिलाइजेशन वाला फेज आपका हो रहा है मॉस्किटो के अंदर। उसके अलावा जो भी आपका डेवलपमेंट हो रहा था, लिवर के अंदर ग्रो करना, आरबीसी में ग्रो करना, ये अगर आपसे कोई पूछता है कि गैमेटोसाइट मेरे कहाँ बन रहे थे, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी इन द सेकेंडरी होस्ट। आपका जो ह्यूमन बीइंग था उसके अंदर ही आपके यहाँ पे गैमेटोसाइट आपके बनेंगे। इनका फर्टिलाइजेशन आपका होगा लेकिन प्राइमरी होस्ट के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी द मॉस्किटो। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ये मालूम होना चाहिए। ये इतना अभी देखो, सही बताओ ना, वी हैवंट, इस हर एक डेवलपमेंटल स्टेज के नाम होते हैं, हम उसे नहीं समझ रहे बिकॉज दैट्स नॉट पार्ट ऑफ अ नीट करिकुलम, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। अगर आप इतने याद रख लेते हो देन आई डोंट थिंक यू विल मिसिंग एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। बस इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? सो इतना स्टोरी आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है। इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोअन, राइट? वी हैव अ 3 स्पीशीज ओवर देयर प्रोटोजोअन की, प्लाज्मोडियम falciparum, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये आपकी 3 आपकी यहाँ पे स्पीशीज आपको मिल जाती है जो आपको मलेरिया कॉज कर सकती है, राइट? इसमें ज्यादा सीवियर आपका होता है यहाँ पे प्लाज्मोडियम falciparum, जो आपका मेलिग्नेंट मलेरिया कॉज कर सकता है। ओके, विल ऑल्सो डिस्कस व्हाट इज मेलिग्नेंट मलेरिया, बट अभी के लिए पहले इसका लाइफ साइकिल आप यहाँ पे देख लो। मोड ऑफ इन्फेक्शन इज अ मॉस्किटो बाइट, जो आप सब लोग यहाँ पे जानते हो। एक बार ये बाइट हुआ, देन यू विल फाइंड द लाइफ साइकिल विल स्टार्ट। याद रखना, प्लाज्मोडियम को चाहिए होते 2 होस्ट, हम ह्यूमन बीइंग्स एंड योर फीमेल एनोफिलस। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें से प्राइमरी होस्ट कौन है, देन योर आंसर विल बी माय मॉस्किटो। मॉस्किटो इज माय प्राइमरी होस्ट एंड ह्यूमंस आर गोइंग टू बी माय सेकेंडरी होस्ट ओवर हियर। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। लेट्स हैव अ लुक एट द लाइफ साइकिल। तो मॉस्किटो आया, बाइट किया। अब जैसे उसने बाइट किया तो उसने इंजेक्ट कर दिया स्पोरोजोइट्स को। अब ये स्पोरोजोइट्स विल गेट इनटू द, दे आर वन ऑफ द स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम, दे विल रीच अप टू योर लिवर। पहुंच गए लिवर के अंदर। लिवर में जाने के बाद वो करेंगे यहाँ पे अपना ग्रो और सेक्सुअली डिवाइड करेंगे। सो दे रीच द लिवर थ्रू ब्लड एंड नाउ दे विल डिवाइड देयर नंबर। सो लिवर सेल में इनका नंबर यहाँ पे बढ़ेगा असेक्सुअली। लिवर से कहाँ पे जाएंगे बता दो आप लोग मुझे, लिवर से कहाँ पे जाएंगे? RBC. लिवर से अब इन्होंने यहाँ पे ट्रेवल करके जाना है आपके आरबीसी के अंदर। सो रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन द ब्लड एंड नाउ दे हैव रीच इनटू द आरबीसी। अब आरबीसी में पहुंचने के बाद वहां पे भी वो लोग अपना ग्रो करेंगे, राइट? ग्रो करने के बाद वहां पे मिलेगा आपको बनता हुआ आपका हीमोजोइन। सो हिम वाला जो पार्ट होगा उसे वो कन्वर्ट करेंगे हीमोजोइन के अंदर, वो ग्लोबिन पार्ट को कंज्यूम कर जाते हैं। सो दिस इज ऑल हैपनिंग इन द आरबीसी। नाउ व्हाट विल हैपन? सो नाउ दे आर ग्रोइंग ओवर देयर, इंक्रीजिंग द नंबर, ग्रो कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं और इन्फेक्ट कर रहे हैं, और आरबीसी को वहां पे वो इन्फेक्ट कर रहे हैं। सो रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन आरबीसीज एंड नाउ बस्ट आरबीसी एंड रिलीज। सो आरबीसी से बाहर निकलेंगे और ये और इन्फेक्ट करेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस, दे विल कन्वर्ट इनटू 2 फॉर्म्स। अब आपको यहाँ पे 2 फॉर्म आपको मिलते हुए आपको मिलेंगे यहाँ पे। वन इज माय फीमेल गैमेटोसिस्ट, सेकंड इज माय मेल गैमेटोसिस्ट, जिसको हम कॉमनली कहते हैं एज अ गैमेटोसिस्ट।
अब गैमेटोसिस्ट आपके यहाँ पे बन गए, या जो हमारे यहाँ पे गैमेटोसाइट जो हमारे यहाँ पे बने हैं, दे विल डेवलप इनटू आरबीसी एंड दैट इज माय सेक्सुअल स्टेज। जब मेरा गैमेटोसाइट यहाँ पे बनता है ना, इसको मैं यहाँ पे बोलूंगा एज अ सेक्सुअल स्टेज। बट सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या मेरा गैमेटोसाइट बॉडी के अंदर ही फ्यूज करेगा ह्यूमन बॉडी के अंदर? द आंसर इज नो। इनका फ्यूजन तब होगा जब दूसरा मॉस्किटो आके इन्हें बाइट करेगा। सो नाउ न्यू मॉस्किटो कम्स, बाइट करता है, और अब सारे के सारे गैमेटोसाइट इसमें चले जाएंगे। सो नाउ गैमेटोसाइट हैज एंटर्ड इनसाइड द मॉस्किटो। अब क्या होगा? आपके जो गैमेटोसाइट आ गए, सी व्हाट दे हैव रिटन, मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट व्हाइल बाइटिंग द इन्फेक्टेड पर्सन, एंड नाउ यू विल फाइंड फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट हैपन इन द मॉस्किटो गट। मॉस्किटो के पेट के अंदर ही आपका यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, उसके बॉडी के अंदर ही आपका यहाँ पे हो जाएगा। एंड नाउ दे विल अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू योर स्पोरोजोइट, और ये स्पोरोजोइट जाके बैठेगा आपके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। इट विल गो एंड सिट इन द सलाइवरी ग्लैंड और वेट करेगा नए होस्ट को ढूंढने में। सो ये होगा इसका यहाँ पे लाइफ साइकिल। अगर आप ये याद रख सकते हो देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करते समय। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ठीक है, तो जस्ट वेट अ मिनट, एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर बिफोर वी रैप अप द क्लास। सो 2 मिनट रुक जाना, लेट मी जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा, आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही है। आई होप यहाँ तक चीजें आप सबको यहाँ पे क्लियर है एंड यू हैव नो क्वेरी इन दिस। अभी आज हमने जो पोर्शन कवर किया है ऑफ दिस, इट विल टेक वन मोर लेक्चर टू कंप्लीट ऑल द डिजीज। ठीक है, अभी तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स सी अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे नहीं हो पा रहे, एंड देन वी कैन रैप अप द क्लास। लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर अगेन। राइट, हैंड रेज करना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन thoroughly एंड देन रेज योर हैंड। चलिए करिए हैंड रेज अपना यहाँ पे आप लोग। ऑलराइट, चलो वेरी गुड, हैंड रेज किया यहाँ पे। पूजा डागर क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप यहाँ कह रहे हो। एंड आयुष आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन बी आपके यहाँ पे सही आंसर है। यस, स्पोरोजोइट इज करेक्ट आंसर। स्पोरोजोइट फॉर्म के अंदर ही आपका प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है। दैट इज द फॉर्म इन विच द इट इज गोइंग टू एंटर इनसाइड द बॉडी। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, टेक योर टाइम एंड डू द करेक्ट मैच द फॉलोइंग। ऑलराइट, बताइए चेतना क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? सर बी पार्ट। बी पार्ट। एंजल चौहान आपको क्या लग रहा है? सर बी। एंड कशिश आपको? सर बी। Alright, so B is going to be the correct answer over here. So you can see your typhoid is something caused by salmonella. Pneumonia is something which has been caused by your particular Haemophilus influenzae. फिलेरियासिस अगर आप नहीं जानते कोई बात नहीं, आप मलेरिया तो जानते ही हो, दैट्स माय प्लाज्मोडियम। एंड द लास्ट जो मेरा यहाँ पे रहेगा दैट्स माय फिलेरियासिस कॉज्ड बाय ब्यूकेरिया। तो और तीन भी अगर आपको मालूम होता तभी आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल जाता, बल्कि एक से आपको यहाँ पे आंसर मिला है टाइफाइड से, बिकॉज यू कैन सी दैट। ओके, टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन thoroughly एंड गिव मी द करेक्ट आंसर। बाकी लोग कहाँ पे? प्रियांशी, शगुन, कहाँ हैं आप लोग? या आप लोग नहीं है? दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। शिवानी क्या लग रहा है इसका आंसर? हाँ तो बेटा हैंड रेस करो फिर। शिवानी क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन ए। अपने लग रहा है आपको? बता दो शगुन, आप भी बता दो क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर। सेलुलर टाइफी इज द डिजीज कॉजिंग फॉर योर टाइफाइड फीवर के लिए, एंड विडाल टेस्ट ये आपका कंफर्मेशन टेस्ट आपका यहाँ पे हो जाता है। सो इस ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, रीड द क्वेश्चन thoroughly एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। एबीसीडी आपके यहाँ पे ऑप्शन से, टेक योर टाइम। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है इन टर्म्स ऑफ कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया इन दैट?
क्या लग रहा है प्रिंस, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर डी। तमन्ना आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। एंड प्रतिमा आपको? सर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आंसर है, एंड दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके यहाँ पे कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया इन दैट pneumonia pathogen infects alveoli whereas common cold affects nose and respiratory passage but not the lungs। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आपका निमोनिया एल्वेलाई को अफेक्ट करता है, बट आपका कॉमन कोल्ड जो होता है वो आपका नोज या रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करेगा, बट लंग्स को अफेक्ट नहीं करेगा। तो दैट इज अ वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी स्टेटमेंट भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। निमोनिया इज कॉज्ड बाय अ वायरस, यहाँ पे चीजें आपकी हो जाती है गलत। ऐसी बात नहीं, वो बैक्टीरिया कॉज करता है, तो या तो आपका गलत हो गया। निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय लाइव एट्यूनेटेड बैक्टीरिया, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इनकरेक्ट। निमोनिया के लिए आप ऐसे वैक्सीन आप लाइव एट्यूनेटेड बैक्टीरिया वाले आप नहीं बना सकते, यहाँ है नहीं आपके पास, सो दैट विल बी इनकरेक्ट। A1, pneumonia is communicable disease whereas common cold is nutritional deficiency disease। ये बात भी आपकी गलत आती है, कॉमन कोल्ड भी आपका कम्युनिकेबल होता है। सो यस, ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड ओवर हियर। ये भी आप यहाँ पे देख लो, ध्यान से करना। व्हिच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस, इनमें से कौन सी पेयर है जो सिर्फ वायरल कंडीशन है। सो टेक योर टाइम, डोंट रश एंड गिव मी इनकरेक्ट आंसर। ध्यान से देख लो एंड बताइए। प्रियांश इज नॉट देयर इन द क्लास। ओके, उसने बस बताइए क्या सवाल है, आंसर होगा इसका। नवाज, ऑलराइट, ओके। मेरा बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या लग रहा है आपको? अनम्यूट करके बताना बेटा, अनम्यूट करके बताना है। क्लिक ऑन द माइक बटन एंड यू विल बी एबल टू स्पीक एंड आई विल बी एबल टू हियर यू आउट। ओके, दीप्ति बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। क्या ऑप्शन ए के लिए यहाँ पे? ऑलराइट, किसी और से भी पूछ लेते हैं। क्या लग रहा है मुस्कान? सर ऑप्शन ए। I'll just take one more answer now. शिखा क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। Option A becomes your correct answer. Yes, rabies and mumps are caused by the viral condition. Rabies and mumps यहाँ पे viral condition होते हैं। तो शिखा बाकी भी मुझे बता दो यहाँ पे कि आपका जो कोलेरा होता है ये आपका कौन कॉज करता है? अरे मुझे साइंटिफिक नेम नहीं चाहिए, मुझे बस बताओ कि कौन कॉज कर रहा है। वायरस कर रहा है, प्रोटोजोन कर रहा है, कौन कॉज कर रहा है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कॉज कर रहा है। ठीक है, अब एक काम करो, व्हाट्स योर नेम? शिखा, एक काम करो, किसी बच्चे का नाम लो जिसको मैं इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछूं, कोलेरा को रिलेटेड। सो गिव मी सम नेम। टैग करो किसी को कि किससे हम सवाल पूछे, बताइए। बोलो। शिवानी। हाँ शिवानी, चलो शिवानी, वो आप मुझे ये बताओ कि जो कोलेरा जो आपका यहाँ पे है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर किसी को कोलेरा हुआ, राइट, तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? सर डायरिया, डायरिया हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और एक और चीज? डिहाइड्रेशन। बिल्कुल सही। सो द टू थिंग्स आई विल बी फाइंडिंग। शिवानी, किसी को पकड़ो, आप किसी बच्चे को पकड़ो जो मुझे बताएगा समथिंग अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। टैग करो किसी को। तमन्ना। तमन्ना बताइए, ट्यूबरक्लोसिस के अंदर आपके ट्रीटमेंट कितने टाइम तक चलती है? फॉर हाउ मच ड्यूरेशन यू विल फाइंड द ट्रीटमेंट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, हैज टू बी डन? Sir, 6 to 9 months. Munna, why I don't know, Tamna is happy. Yeah, 6 to 9 months, that's true. सर मेरे तमन्ना को ये लग बता, रहा था मेरा ही नाम आएगा। जानते हो क्या शिवानी तुम्हें? वो भी सर तुम्हारे मैं स्कूल से फिंगर नहीं है? क्रॉस करके बैठी थी। बहुत बढ़िया बेटा। तो हाँ, तो ये आपके यहाँ पे रहेगा, आपका ट्रीटमेंट का टाइम आपका यहाँ पे इतना रह जाएगा। एंड नाउ टेल मी द सिम्टम्स क्या होते हैं? तमन्ना जल्दी सिम्टम्स बताओ इसके, क्या होंगे इसके सर कॉफिंग सिम्टम्स? होगी, सोर थ्रोट होगा, और जो कॉफिंग है वो एटलीस्ट 2 वीक्स तक रहेगी। 2 वीक से ज्यादा ही रहेगी। हाँ 2 मतलब वीक से ज्यादा। ज्यादा ही रहेगी, हाँ राइट। और सर बस बस नहीं बेटा, डॉक्टर साहब इतना नहीं, कहने ऐसे में कैसे तकलीफ आप? हो जाएगी। There is going to be a chest pain, there will be a blood in the sputum is something we'll get to see over Yes, there, sir. right? Yes, Weakness, yes, weight loss मिलेगा आपको, होता है वहाँ पे Yes, weight sir. loss is a very common thing you find, and difficulty in breathing is something you'll find happening over there. ठीक है? Now I'll ask a very difficult one question जिसमें आप खुद ही हैंड रेज कर देना आप लोग। सिफिलिस के सिम्टम्स मुझे बताओ यहाँ पे। अगर आपको कॉमन सिम्टम भी अगर याद हो ना एसटीडी के, तब भी वो चलेंगे।
बिकॉज मैंने कभी सिफिलिस को अलग से तो आपको पढ़ाया नहीं है. So tell me the common symptoms of my sexually transmitting disease. Now tell me. This is where things get थोड़ा सा याद करके बताने का. बताइए डिम्पल. affect our immune system. सिफिलिस बाबा, सिफिलिस वो तो एड्स का होता है. ओके, आई थिंक आपने एड्स का बता दिया, कोई बात नहीं. बताओ अंशिका शर्मा, सिफिलिस का क्या हो सकता है? Sir, burning sensation on genitalia and Right. pain on the abdominal pain and low-grade fever. Very true. बहुत सही. Low grade fever. You can have an abdominal pain. You can have a pain or inflammation in genitalia. Right. You can have a fluid discharge from the genitalia. You can find that happening. So these are the common symptoms of my any kind of STD के ये मेरे common symptoms यहाँ पे रहेंगे. तो ये सब भी आपको like मालूम होना चाहिए. ठीक है. So that is something we have done आज के क्लास के अंदर. हम लोग जब वापस मिलेंगे so we'll be going beyond this. और भी कई सारी इसमें बीमारी है जो मैं यहाँ पे देखनी है. We have to understand them. And we'll solve some more load of questions. अगले क्लास में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. एंड असाइनमेंट जब आपको मिलेगा तो प्लीज सॉल्व करिए सब लोग. एंड रिवर्ट बैक जो लोग क्लास में नए हैं, प्रतिमा, चेतना, इन केस इफ यू आर न्यू इन द क्लास, राइट, और काइंड ऑफ न्यू, सो असाइनमेंट सॉल्व करके आपको शेयर करना होता है. यू हैव टू सॉल्व द असाइनमेंट एंड देन यू हैव टू टेक अ पिक्चर एंड देन यू हैव टू व्हाट्सएप मी. सो दैट्स अ ड्रिल व्हिच वी रन ओवर हियर सो दैट हमें भी पता चलता है कि कौन बच्चे असाइनमेंट कर रहे हैं. एंड सेकंड थिंग, वी आल्सो रियलाइज कि हु आर द वन हु हैव बीन डूइंग दिस रेगुलरली. एंड yeah, so that's helpful for both of us, right? We also have we can keep a track on you. ठीक है. तो कभी अगर आप गायब हो जाते हो एकदम से तो हम आपको पकड़ सकते हैं कि कहाँ गया ये लड़का या लड़की. So that is something you have to take into account. अब I think yeah, that's what we have done. And I think आपका टाइम भी हो गया यहाँ पे, right? Okay. So in the next class we'll be